तीसरे सेशन में आप तभी लोगों का खुशामदीद। और ये तीसरा सेशन मुझे लगता है कि इस कन्क्लेव का सबसे अहम सेशन है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं कि जो अभी इंतखाबात जम्मू कश्मीर में ख़त्म हुए हैं, इन इंतखाबात के ख़त्म होने के बाद क्या ये एक नए दौर की शुरुआत है, या इन इंतखाबात के ख़त्म होने के बाद हम जम्मू और कश्मीर के बीच में जो खाई 2008 में बनना शुरू हुई थी, क्या वो खाई इतनी बढ़ चुकी है कि आने वाले वक्त में इन दोनों रीजन्स का एक साथ रहना मुश्किल होगा। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और एक लीगल एक्सपर्ट सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी साहब हैं। कांग्रेस की तरफ से एक मजबूत आवाज और एक बेहतरीन इंसान और एक बहुत बेहतरीन सियासतदान तरनजीत सिंह टोनी है, और दरहाल से एक ज़माने में पीडीपी के बड़े ताकतवर लीडर और पूरा रजौरी पुंछ की एक मजबूत आवाज़ जुल्फिकार चौधरी हैं, मंत्री भी रहे हैं, और इन इंतखाबात के ख़त्म होने के बाद इनका एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिस वीडियो में इन्होंने ये कहा कि रजौरी और पुंछ वक्त आ गया है कि खुसूसी हक रखता है। तो उस पर भी इनसे बात करेंगे। और मेरे साथ सुरनकोट से नौजवान भी, और असेंबली के इंतखाबात में बड़ी ज़बरदस्त मेहनत इन्होंने की, बड़ी कोशिश की, और बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स के बावजूद अच्छा खासा वोट लिया शाहनवाज चौधरी ने कांग्रेस की तरफ से, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं इस सेशन का आगाज़ सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी से करूँगा। सेठी साहब, आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको भी ये लग रहा है इन इंतखाबात के खत्म होने के बाद, चूंकि आपकी हुकूमत जम्मू कश्मीर में नहीं बनी, इसलिए ये एक नए युग की शुरुआत नहीं है? और क्या आप भी ये मानते हैं कि इन इंतखाबात में एक्यूट पोलराइजेशन देखने को मिली, और जिस तरह का मैंडेट जम्मू कश्मीर ने 1983 के इंतखाबात में दिया था कि इंदिरा गांधी ने जम्मू में नारा लगाया कि रीसेटलमेंट का बिल आया है, यहां मुसलमानों को बसाने की साजिश की जा रही है, तो उस नारे के ऊपर यहां 26 सीटें कांग्रेस ने जीती, और उसके बिल्कुल उलट में भी कश्मीर में एक कैंपेन चली और वहां पर मेजॉरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी। तो ये तब से एक गल्फ रहा है, एक खला रहा है। क्या आज आप मानते हैं कि साल 2024 में वो हालात पैदा हुए हैं कि इसी हॉल में एक नौजवान ने ये सवाल पूछा कि क्या जम्मू सेपरेट स्टेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं? देखें, ये मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप जो असेंबली यूनियन टेरिटरी के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद के सिनेरियो को देखें कि इस सिनेरियो का मतलब पॉलिटिकली क्या है, ये चैलेंजेस डेफिनेटली है, ये चैलेंजिंग है ज़रूर। ये अपेरेंटली भी लगता है कि ये चैलेंजिंग है, क्योंकि जम्मू में एक अलग विचारधारा को जो है वो सपोर्ट मिली है लोगों की। कश्मीर में एक अलग धारा जो उसके बिल्कुल विपरीत है, अपोजिट है, उसको सपोर्ट मिली है। इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। दोनों विचारधाराओं को साथ लेके चलना जो है वही पॉलिटिक्स है। मैं इसका मतलब ये मत समझिए कि मैं कोई अलायंस की बात करता हूँ, लेकिन पॉलिटिकल रियलिटी ये है कि ये मैंडेट हो चुका है। अब इस मैंडेट को मिलने के बाद हालात जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के कैसे बेहतर बनाए जा सकते हैं उसके बारे में सोचना होगा। मुझे लगता है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी होगी या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, बाकी पार्टीज हो, सभी एक मुद्दे पे तो एक मत हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो सुधरने चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात सुधरेंगे तो तभी सभी की बेहतरी हो सकती है। देखिए, जम्मू कश्मीर के हालात सुधरने के साथ बड़ी चीजें लिंक्ड है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए मैं आपको सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे स्टेट बनानी है तो कैबिनेट में इसको एक रेजोल्यूशन डाल के जो है वो करने की कोशिश की, उसके बाद असेंबली में ले आए स्टेटहुड के लिए। लेकिन ये सब कुछ लिंक्ड है कि हालात जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के कैसे हालात बनते हैं, जिसके बाद ये कदम जो है उठाए जा सकते हैं। इसी तरह बाकी चीजें भी लिंक्ड है।
मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो बेहतर ना हो। मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद कंसोलिडेशन पीस की हुई है जम्मू कश्मीर में, इसके बारे में भी किसी को दो राय नहीं है। इवन जो हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट है वो भी ये कहते हैं कि हालात तो ठीक हुए हैं और अपेरेंटली ग्राउंड पे दिखते भी हैं। तो जो कंसोलिडेशन पीस की हुई है जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद से लेके आज तक, उस कंसोलिडेशन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी विचारधाराओं को छोड़ते हुए हमको इस बारे में चिंता भी करनी चाहिए और आपस में हमारी इंटरेक्शन जरूर होनी चाहिए। सभी पॉलिटिकल पार्टीज की कम से कम इंटरेक्शन इस चीज के बारे में जरूर हो कि हालात अगर अच्छे हुए हैं तो उससे ज्यादा अच्छे कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादा अच्छे हालात होने से मेरे जम्मू कश्मीर के यूथ जो है उनका फ्यूचर बनेगा, यहाँ की इंडस्ट्री का फ्यूचर बनेगा, बिजनेस भी ग्रोथ करेगी। खराब हालात में कोई आगे नहीं बढ़ेगा। तो सियासी ये जरूर है कि चैलेंजेस जरूर है। जम्मू का मत जो है वो एक पॉलिटिकल विचारधारा के साथ गया, कश्मीर का दूसरी पॉलिटिकल विचारधारा के साथ गया, लेकिन व्यापक तौर के ऊपर देखें तो हम सभी पीस के लिए कोशिश करने वाली पार्टीज हैं और जिन्होंने पीस के खिलाफ बात करने की कोशिश की, चाहे वो इंडिपेंडेंट लड़े या किसी और हालत में लड़े, तो आपने देखा कि जम्मू कश्मीर की जनता ने उनको नकार दिया, बुरे तरीके से उनको नकार दिया। जिन्होंने तोड़ने की कोशिश की, आप सिर साहब एक तरह से आपके वक्तव्य से ये लग रहा है, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें रियासत या हमें यूनियन टेरिटरी के मुस्तकबिल की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम जम्मू और कश्मीर को दो भागों में बांटकर बीजेपी नहीं देख रही है और आप किसी सेपरेट स्टेटहुड के ख्वाहा नहीं है। देखें, मैं आपको सीधी सी बात करता हूं कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाना जो है वो किसी भी मसले का हल है। वो सल्यूशन जो है वो प्रॉब्लम से बड़ी होगी। जो आज आप प्रॉब्लम देख रहे हो, अगर जम्मू को स्टेट बनाने की बात होती है तो प्रॉब्लम जो है उसकी जो सल्यूशन लेके आ रहे हो प्रॉब्लम से ज्यादा बड़ी हो जाएगी। जम्मू को अलग स्टेट बनाने की बात करने का मतलब है कि हम कश्मीर को प्लेटर पे रख के जो है वो पाकिस्तान के हवाले कर दें, और जम्मू में भी स्टेट बनाना हो तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड। जम्मू इज नॉट ए वन रीजन, जम्मू में अलग अलग रीजन्स हैं। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी हालत में, और जम्मू और कश्मीर में जो यकजहती है, जो लोगों का आपस में मिलना है, ये हो सकता है कि टेम्पररली बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस या पॉलिटिकल फोर्सेस की वजह से कहीं आपको मनमुटाव दिखता हो, लेकिन जम्मू और कश्मीर में लोग जो है वो आपस में जरूर उनका दिल जो है वो मिलता है। ये सदियों से जो है हमारे बीच में अब ये बना है, सिलसिला जो बना है। मुझे नहीं लगता है कि भाइयों को भाइयों से अलग करना जो है वो कोई शांति की तरफ लेके जाएगा। घर की शांति बनाने के लिए भाइयों को इकट्ठे बैठ के सलाह मशवरा करके शांति स्थापना करनी चाहिए। अलग होना जो है वो मसले का हल नहीं। तो क्या सिर साहब मैं ये समझूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है या ये सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी बोल रहे हैं? देखिए, आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ही क्वेश्चन पूछा था, वही आपको आंसर दे रहा है। लीगली पूछेंगे तो मैं लीगली भी आंसर दूंगा। मैं अब तरनजीत सिंह टोनिया आपकी तरफ आऊंगा। आपने सुन लिया कि बहुत बड़ी बात और बड़े नपे तुले अंदाज में नहीं, बड़ी खुल के सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को अलग करना मसले का कोई हल नहीं, ये मसले को बढ़ाना और परेशानी बढ़ाना। कांग्रेस लीडर के तौर पर आप इनके इस बयान को कैसे देखते हो? फिर लद्दाख ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਖੇੜਿਆ ਸੀ? Why have we separated Ladakh from the state? If that is not the solution, मेरे क्वेश्चन है कि why have we done this? Why have we built? हमने स्टेट को ही क्यों तोड़ दिया? हमने स्टेट को ही क्यों तोड़ा? Why have we मतलब brought down the status of statehood and separated this Leh Ladakh from us? हम तो ये सुन रहे थे शायद 3 बन जानी है भाई यूटी, शुक्र है 2 ही बनिया। लेकिन मैं समझता हूं कि जैसे इन्होंने कहा, आई ऑल्सो वाउच फॉर दिस कि सेपरेशन इज नो सोल्यूशन। बट इलेक्शन आपने लड़ा, आपको खुद क्या महसूस हुआ? क्या आप भी मानते हैं कि वाकई पोलराइजेशन हुई, मुसलमानों ने मुसलमान होकर वोट दिया, हिंदू ने हिंदू होकर वोट दिया, वो नहीं हुआ कि आपने जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को जहन में रखते हुए वोट? मेरा एक जवाब सुनन तो पहले 2 ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं पहले वाला कंप्लीट कर लांगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा
ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ सवाल किया है पहले, आई वुड लाइक टू आंसर दैट कि देखें, जैसे आपने ये कहा ना कि भाई हमारा स्टेट का जो सेपरेशन का है, एक वक्त था सबको याद होगा कि जम्मू के अंदर ना जो पार हमारा पड़ोसी है ISI, वो क्या करता था, मंदिर के आगे गाय का सर काट के फेंकता था, वो मस्जिद के आगे सूअर का कुछ काट के फेंक देना ताकि दो फिरकों में लड़ाई हो जाए और हिंदुस्तान कमजोर हो जाए। आज ये लड़ाई कौन करा रहा है? हमको किस बात के ऊपर बांटा जा रहा है? हमने मजहबों के नाम पे सियासत शुरू कर दी। ये जो पोलराइजेशन की बातें कर रही हैं, ये कौन कर रहा है? आज ISI तो कामयाब नहीं हुई, लेकिन हम अपनी बाड़ी खेत को खाने लग पड़ी है। और मैं समझता हूं वो जो लोग जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तभी ऐसे सवाल उठते हैं कि जम्मू को सेपरेट स्टेट बना दिया जाए, तभी ऐसे लोगों के जहन में ये बातें आती हैं। हमको वी विल हैव टू राइज मच अबव, लाइक ही सेड कि डिफरेंट आइडियोलॉजीज होते हुए भी, डिफरेंट जो लोगों ने वोट किया है उसके होते हुए भी, वी विल हैव टू वर्क टुगेदर टुवर्ड्स पीस। दैट इज द ओनली वे आउट फॉर द बिगर सोल्यूशन। जो ये कह रहे हैं कि भाई हाँ वो सोल्यूशन जो है वो प्रॉब्लम से बड़ी हो जाएगी, आई ऑल्सो मतलब स्टैंड बाय दैट। लेकिन एक चीज जो आपने पूछी कि भाई आपका दूसरा सवाल भी था एक, हाँ इलेक्शन के टाइम में दूसरा सिर्फ इतनी सी बात करूंगा कि भाई बोलूं, वो कहता सच आखां ते भांबड़ मचदा, झूठ आखां ते तां कुछ बचदा। सच आखां ते भजदियां खाखां, मैं डरदी सच ना आखां। दो तीन गल्लां इस करके कीतियां ने कि हाथ ना आए तो थू कोड़ी को। ये जवाब देने से पहले बता रहा हूं, EVM ढा के कोई इलेक्शन करे, EVM इज ए बिगर प्रॉब्लम। कई जगह तो मुझे लगता है कि आज हालात ऐसे आ गए, पोलराइजेशन से भी बड़ी बात है ये। इतनी पोलराइजेशन है नहीं आज जितनी दिखाई जा रही है। शायद मैंने महसूस किया, देखा है ऐसी जगह। मेरी ही एक 113 नंबर एक पोलिंग स्टेशन है मेरा, मैं कोट कर रहा हूं। अब ये EVM है तो एक कैलकुलेटर में जितने पड़ेंगे उतने ही दिखाएगा। अब हमको तो हरियाणा का इलेक्शन देखने के बाद नजर आया कि 99% वाली बैटरी वाली जो मशीन है इसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए। तो साड़ियां तो बथेरियां सी 99 वालियां। आई कुडंट बट आई हैड नो नॉलेज अबाउट कि भाई इसको कंटेस्ट करना है। लेकिन साथ ही साथ एक मेरे पोलिंग स्टेशन के ऊपर मिसाल के तौर पर 100 वोट है, वहां पे निकलते हैं 102 या 3। वो 3-4 ज्यादा कैसे आते हैं? वो क्वेश्चनेबल चीज है। सो इसलिए एक बंदा नाइजीरिया में बैठ के आपसे एक OTP लेता है, वो सारा का सारा सवेरे बैंक तुम आप में कितने पैसे छोड़े कितने रखे उसकी मर्जी है। तो OTP तो सरकार की गोद च बैठा था इलेक्शन कमीशन। तो इस करके मैं कह रहा हूं कि ये जो पोलराइजेशन के साथ साथ ये भी एक आंसर है। दूसरा हो सकता है किसी को पसंद आए ना पसंद आए, बट आई वुड लाइक टू से व्हाट द पीपल आर फीलिंग, बिकॉज आई एम ए लीडर, आई रिफ्लेक्ट द फीलिंग ऑफ द पीपल। So this is one of the greatest feeling going towards within whole of India। 144 करोड़ 40 करोड़ आखे ने 44, क्योंकि जो तुसी आखो वो सच है। इसलिए ते जनाब 140 या 44 जो भी साहब ने आख्या है, वो जिन्ने ने आज दे आर फीलिंग कि इलेक्शन शुड बी विदाउट EVM, इट शुड बी थ्रू बैलेट था। तो इसलिए टोनी सिंह वो DDC बन गया। जे मैनू लगता कि होंगी मशीन, सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं आपसे ये कहूं कि बाकी जो है बातें आगे भी आप कर रहे हैं, यूथ की भी बातें कर रहे थे सारे। जम्मू कश्मीर ऐसे लग रहा है, जम्मू खासकर ऐसे लग रहा है वी आर एजुकेशनली बैंकरप्ट। देयर इज नो वन के जो ये कह सके कि ही कैन बी द वाइस चांसलर ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी, ही कैन बी वाइस चांसलर ऑफ स्क्वाश, ही कैन बी वाइस चांसलर ऑफ सम अदर यूनिवर्सिटी। कोई है ही नहीं। जब कब टॉप पे आपका कोई नहीं होगा तो नीचे आपका कोई नौकरी नहीं लगेगी, कोई कुछ नहीं होगा। तरनजीत जी, इस पे मैं आऊंगा। जुल्फिकार साहब, आपने पिछले दिनों इलेक्शन खत्म होने के बाद एक नारा दिया, आपने कहा वक्त आ चुका है कि राजौरी पुंछ के लोग एक अलग रास्ता चुन ले अपने लिए। मकसद क्या था आपके कहने का? और आप वजीर रह चुके हैं,
आपके अब्बा वजीर रह चुके हैं, राजौरी पुंछ के लोगों का मुकद्दर बदलने का मौका आपको राजौरी पुंछ के लोगों ने बड़ी बार दिया। आप मिनिस्टर भी रहे, आप महबूबा मुफ्ती के करीबी भी रहे, आप पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, तो अब ये नारा देने की जरूरत आपको साल 2024 में क्यों पड़ी? थैंक यू। सबसे पहले तो मैं राई साहब, आपको अपॉर्चुनिटी होगी, आप क्वेश्चन बाद में पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा हल्लाबाल की टीम को कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, और मैं पीर पंजाल से तल्लुक़ रखता हूं, और यहाँ जम्मू में पहली बार एक इतनी अच्छे लेवल का इवेंट हो रहा है जहां क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों को, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे करके जो करंट सिनेरियो है जम्मू कश्मीर में उस पर डिस्कस किया जा रहा है। आपका जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, पहले मैं दो बातें उस पे कहना चाहूंगा और फिर मैं आपके क्वेश्चन पे जाऊंगा। कोई भी आदमी नहीं चाहता कि जम्मू एंड कश्मीर की डिसइंटीग्रेशन होती। कोई भी जम्मू कश्मीर का आदमी यह नहीं चाहता था कि जम्मू कश्मीर को डाउनग्रेड किया जाता। यह एक हकीकत है, लेकिन समीकरण, सिचुएशन, सर्कमस्टांसिस जम्मू कश्मीर में इस किस्म के बने के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई स्टेप्स लेने पड़े। जहां बात सेपरेशन की बात आती है, जहां बात अलग होने की आती है, जब लोगों के साथ डिस्पैरिटी होती है, जब लोगों को मसावी हकूक नहीं मिलते, तो लोग सड़कों पे आते हैं, लोग जद्दोजहद करते हैं और फिर लोग अपना हकूक लेते हैं। वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, उसके सर का कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, उसके इंपैक्ट्स बड़े बुरे भी हो सकते हैं। हमारे सामने लद्दाख की एक मिसाल है। अगर लद्दाख को हमने अच्छे से चलाया होता तो शायद लद्दाख के लोगों को बरसों तक एजिटेशन नहीं करनी पड़ती यूनियन टेरिटरी मांगने के लिए। जब लद्दाख के साथ डिस्पैरिटी हो रही थी तो लद्दाख के लोग उठे और लद्दाख ने अपना राइट लिया। अब वो एक कदम आगे मांग रहे हैं, और ये जमहूरियत में हर आदमी को राइट है कि अगर उसने यूनियन टेरिटरी मांगी थी तो आज वो स्टेट की तरफ जा रहे हैं, तो कोई बुराई नहीं है उसमें, क्योंकि इट्स ए डेमोक्रेटिक राइट ऑफ एवरीबॉडी। एज फार एज माई सेल्फ इज कंसर्न्ड, मैंने हमेशा एक बात कही, आपको बड़ा अजीब लगता होगा, बड़ा हवा क्रिएट करते हैं हमारे मीडिया के कुछ बंधु, बीजेपी में मुसलमान चला गया, जुल्फकार चला गया, पीडीपी का बड़ा क्लोज एड था। आई हैव बीन इन पीडीपी, माई generations remain in national conference. My father won 5 elections from national conference. I won 2 elections from PDP. मेरा तमाम एनालिसिस करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि सरकारों में जब तक प्रेशर ग्रुप्स नहीं क्रिएट होते, सरकारें आपके साथ इंसाफ नहीं करती। हम अगर राजौरी पुंछ की बात करें, यहां जो इक्तदार में बैठे हुए हैं, जम्मू कश्मीर के सरकार में बैठे हुए लोग, वो भी यहां पे मौजूद होंगे। टूरिज्म में कितना पैसा आता है जम्मू कश्मीर में? आप शायद राजौरी पुंछ की जियोग्राफी से, राजौरी पुंछ की टोपोग्राफी से, राजौरी पुंछ के खूबसूरत जंगलों से और पहाड़ों से, वहां के दरियाओं से, नदी नालों से वाकिफ होंगे ना आप। आपका तो फ्रीक्वेंट आना जाना रहता है, और यहां भी ऑडियंस में बहुत सारे लोग हैं जो उस इलाके के रहने वाले हैं। क्या हमारा इलाका किसी भी नुक्ता नजर से वादी कश्मीर की टूरिज्म डेस्टिनेशन से डिफरेंट है? अगर नहीं तो फिर राजौरी पुंछ में वो मुराद क्यों नहीं? अगर एक फॉरेन का टूरिस्ट वहां से बुक करता है और वो देखता है कि मैं जम्मू कश्मीर, आपको कहीं जाना है फॉरेन में,
आप कहां ट्रेस करोगे, कहां लोकेट करोगे? आप अपने इटिनरी प्रिपेयर करने के लिए कहां जाओगे? गूगल पे जाओगे? यू विल नॉट फाइंड एनी प्लेस विच was promoted by the Jammu and Kashmir tourism and government of Jammu and Kashmir, जो नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रमोट किया होता और वहां का टूरिस्ट आता। काइंडली गिव मी सम टाइम, यू हैव, आपने मुझे बड़े अच्छे तरीके से घेरने की कोशिश की, सो इट्स गुड फॉर मी टू रिप्लाई एंड क्लैरिफाई माई पोजिशन आल्सो। जम्मू कश्मीर सरकार ने, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया, हमने पीडीपी को वोट दिया, हमने स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज को वोट दिया, लेकिन रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने क्यों, हमारे यूथ यहां हम नौजवान बैठे हैं, क्यों जाके ये मिडिल ईस्ट में मजदूरी करते हैं? अगर आप एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन उस एरिया में एस्टेब्लिश कर देते हो, 7 लेक्स को डेवलप कर देते हो, तो वहां हजारों नौजवानों को रोजगार मिल सकता है। हमारे लोगों को जुड़ा हुआ सवाल है। आप काबीना में होते थे, और जब आप काबीना में थे, मैंने पहले कहा कि आप इस वक्त ये नहीं कह सकते मैं ताकतवर नहीं था, आप बहुत ताकतवर मिनिस्टर थे उस काबीना के। उस काबीना में जब आप थे, हम जानना चाहते हैं, तमाम लोग जानना चाहते हैं, जब आप काबीना में बैठते थे, क्या चीफ मिनिस्टर आपकी नहीं सुनती थी? क्या डीसी आप, आज तो चलो है कि भाई डीसी नहीं सुनते, डिवकॉम, तब क्या परेशानियां थी वो बताएं आप, ताकि लोगों को ये पता चले कि ये जो आप आज आप कह रहे हैं कि टूरिज्म डिपार्टमेंट ने डिस्क्रिमिनेट किया, हुकूमत ने डिस्क्रिमिनेट किया, कुछ तो आपको नजर आता होगा कैबिनेट में ऐसा जिससे आपको लगता होगा कि यार ये मुझे अलग समझ। देखिए, कुछ एथिक्स होते हैं कि आप कैबिनेट में लिए हुए फैसलों के बारे में या डिस्कशंस के बारे में पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बातें नहीं कर सकते, क्योंकि वो एथिक्स हैं। हम अंडर ओथ होते हैं कि हम वो चीजें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं लेके जा सकते। मैंने अपनी शुरुआत की बात में कहा था कि अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव ए प्रेशर ग्रुप इन द गवर्नमेंट, यू वॉन्ट गेट एनीथिंग। क्या कहते हैं, कौन सा लेजिस्लेटर आज तक रहा होगा जो आज है या आज से पहले थे, वो अपने इलाके की तरक्की नहीं चाहते? वो नहीं चाहते हमारे इलाके में अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो, वो नहीं चाहेंगे कि उनके इलाके में टूरिज्म का बूम आए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि रजौरी पुंछ के लोगों को, खित्ता पीर पंजाल के लोगों को एक अपनी पहचान बनाने की जरूरत है। इट मे बी इन एनी शेप विद इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, या आने वाले समय में जम्मू कश्मीर किस सिमत जाता है, उसमें जम्मू कश्मीर रजौरी पुंछ के लोगों का क्या रोल होगा, मैं उस कंटेक्स्ट में ये बात कर रहा था। शाहनवाज, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप नए नए डीडीसी बने और जब आप सुरनकोट गए, सुरनकोट में बहुत ताकतवर लीडर रहे। मैं भी सुरनकोट का, मैंने भी चक्कर लगाया और मुझे वहां जाकर ये महसूस हुआ कि कुछ कुछ डोडा जैसा ही है। जैसे मेरे डोडा के हालात है, कोई आपके उससे ज्यादा बुरे नहीं है, उतने ही आपके बुरे भी हैं कि आप बस स्टैंड पे खड़े हो जाएं तो धूल मिट्टी से आपका चेहरा भर जाता है, फिर आपको तलाश करना पड़ता है कि भाई, तो क्या वजह है। और आज जैसा इस मौजू भी यही है कि क्या इन इंतखाबात के बाद आपको भी महसूस होता है जुल्फिकार साहब की तरह कि वक्त आ चुका है कि आप छोटे छोटे खाने बनाएं, छोटे छोटे सब रीजन्स को आइडेंटिफाई करें और उन सब रीजन्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें आज़ाद कर दें, उन्हें खुद मुख्तार कर दें ताकि वो अपना फैसला खुद करें? आपको भी लगता है? बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, और सबसे पहले अल्लाह बोल की चीफ एडिटर डॉक्टर ज़बूर मुगल साहब और उनकी पूरी टीम को जो है मैं बधाई देना चाहता हूँ, मुबारक करना चाहता हूँ कि इतना बड़ा इनिशिएटिव जो है वो आज जम्मू में लिया है इस कनक्लेव को आयोजित करवा के। जहाँ तक टॉपिक पे हमारा पैनल डिस्कशन है और सारे हमारे मेरे सीनियर कोलिग्स ने, सीनियर लीडर्स ने अपनी बात रखी है, मैं मानता ही नहीं हूँ कि जो है जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस ने आज जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को रिस्टोर किया है, डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया है या जमहूरियत की बहाली हुई है। मैं इस बात को मानता नहीं, क्योंकि जो असेंबली इलेक्शंस जिस तरीके से करवाए गए हैं जम्मू कश्मीर में, उस तरीके तो जम्मू कश्मीर की सरकार के पास कोई अख्तियारात ही नहीं है। ये तो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। हाँ, ये हो सकता है कि आप अगले 1-2 महीने में अगर
मरकज़ी सरकार जम्मू कश्मीर की पूरे तरीके से स्टेटहुड रिस्टोर कर दे तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ, जमहूरियत जम्मू कश्मीर में बहाल हुई है। मैं तो मानता ही नहीं हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब हिंदुस्तान हमारा देश जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ, 2018 के बाद 2024 में इलेक्शंस हुए, वो भी मैं कह रहा हूँ उसको मैं इलेक्शंस नहीं सही नहीं मानता हूँ। तो ये डेमोक्रेसी भी ब्लैक स्पॉट है इतिहास में, तारीख के में लिखा जाएगा कि ये काले शब्दों से लिखा जाएगा कि जम्मू कश्मीर के साथ ये क्या हुआ। और आप कांग्रेस लीडर के तौर पे कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल कह रहा हूं, क्योंकि 6 साल से इलेक्शन नहीं है जम्मू कश्मीर में। आपने जमहूरियत से लोगों के हक एक दिन किसी का हक छीनना, और फिर इतने सालों तक जम्मू कश्मीर के लोगों का हक छीनना, और फिर उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि आप स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज की बात कर रहे हैं। 370 को क्यों डिस्कशन? 370 क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हमारे, लेकिन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर को आप दिल्ली के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। आप यहाँ की टोपोग्राफी, यहाँ की सेंसिटिव कंडीशंस, यहाँ की जिस तरीके से मिलिटेंसी से दौर से ये रियासत गुजर रही है, हमारा पड़ोसी मुल्क ने किस तरीके से शिकार किया है इस रियासत को, और जिस तरीके से हमारा नौजवान जम्मू कश्मीर का जिस मेंटल ट्रामा से गुजरा है, बताए देश की किस रियासत के नौजवान जो मेंटल ट्रामा से गुजरे हों। और फिर आप कहते हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, यहाँ की लैंड की प्रोटेक्शन, यहाँ के हमारे रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन, हमारे कल्चर थ्रेट में है। जम्मू कश्मीर का कल्चर, जम्मू का कल्चर, डोगरा कल्चर, जम्मू वालों से कहना चाहूँगा, हमारा कल्चर डाउन द लाइन 10 साल बाद याद रखेंगे जम्मू के लोग कि हमारा डोगरा कल्चर कितना बड़ा थ्रेट में आया है। आज क्राइम हमारी शहर में जो कभी नहीं सुना था हमने 20 साल से, आज जम्मू शहर में वैसा क्राइम शुरू हुआ है। तो ये स्पेशल कंडीशंस थी जम्मू कश्मीर की, जिसमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज की ज़रूरत है हमें। हमारे लैंड प्रोटेक्शन, हमारे नौजवानों की रोजगार का प्रोटेक्शन, हमारे कल्चर का प्रोटेक्शन। लेकिन आज लोगों को गुमराह कर रही है। मैं बीजेपी से सवाल करना चाहता हूं, ये जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस सिर्फ नहीं था। हिंदुस्तान की कितनी रियासतें, गुजरात को आप बेस्ट मॉडल मानते हो, बीजेपी कहती है गुजरात हमारा देश का बेस्ट मॉडल है। चलिए मान लेते हैं बेस्ट मॉडल है, तो आपने 371 गुजरात को क्यों स्पेशल स्टेटस दिया है? आप सबसे पहले अनाउंस करिए कि गुजरात से स्पेशल स्टेटस वापस दिया जाए। आज बीजेपी के मैं देखता हूं गुजरात पे कैसे हालात पैदा होंगे। तो अगर आप गुजरात में स्पेशल स्टेटस देना चाहते हैं, मुझे याद है आज जब मैं पहली बार मिजोरम गया, मैं हैरान हुआ। एयरपोर्ट में जब किया तो इनर लाइन परमिट लेने की जरूरत पड़ी। मिजोरम के वहां के कांग्रेस के लीडर लिख के दिया कि हाँ ये हमारे मेहमान हैं और हम इनको यहां परमिट करते हैं। जब मैं अरुणाचल में इंटर किया, अरुणाचल प्रदेश में, तो वहां पे भी मुझे परमिशन की जरूरत पड़ी। आपकी देश की आप हिमाचल में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं, आपकी पड़ोस की रियासत है। तो जब 371 के थ्रू बात कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज की है, और मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर की स्पेशल कंडीशंस हैं, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं, जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज देनी होगी जम्मू कश्मीर के लोगों की। तो अगर आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के बगैर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाते हैं, और फिर आप डाउनग्रेड करके यूटी में जिस जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर के पास, उनके काबीना के पास, उनके एमएलए के पास अख्तियारात ही नहीं है, तो फिर कौन से असेंबली के इलेक्शन करवाए? तो ये खाई गहरी होती जाएगी जब तक आप जम्मू कश्मीर का पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर हकूक वापस नहीं देंगे, तब तक जो है जम्मू कश्मीर में खाई और गहरी होती जाएगी। सेठ साहब, आपसे इस सवाल का जवाब चाहूंगा। ये बार एक आपकी एक सवाल रह गया, बस बिल्कुल ब्रीफ में कहूंगा। जो आपने किताब पीर पंजाल की बात की, जो जुल्फकार साहब भी जिसकी बात कर रहे थे, देखिए सब रीजन्स को एम्पावर करने की जरूरत बात है। सच बात जो है वो डंकी की चोट पे कहनी चाहिए कि कहीं जम्मू और कश्मीर के बीच में, जम्मू और कश्मीर की लड़ाई के बीच में चिनाब वैली हो, खासतौर पर खिताब पीर पंजाल हो, या कुछ और सब रीजन्स भी हों, वो इग्नोर हुए हैं, नज़रअंदाज हुए हैं, वो साफ दिखते हैं तरक्की के लिहाज में, जिसका आपने खुद बयान किया कि मुझे उनको इग्नोर किया गया है। अगर उनको एम्पावर करने के लिए, जिस तरह आपका बस लद्दाख का हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, आप वो भी कर सकते हैं। आप खिताब पीर पंजाल को हिल डेवलपमेंट काउंसिल दे के एम्पावर कर सकते हैं, मगर डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा आपको पावर्स को, और आपको इन सब रीजन्स को एम्पावर करना पड़ेगा। उसके लिए हाँ, हम लेकिन इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते कि जिसमें हम डिवाइड हो जाएं। हम डिविसिव पॉलिटिक्स नहीं है, जिस तरह लद्दाख को आपने अलग कर दिया,
अब आप जम्मू लगभग करने ही कर रहे हैं, रजौरी पूंछ को अलग करने की बात कर रहे हैं, तो ये एक और जो है बड़ी, हम इसको फिर खाई को और गहरा कर रहे हैं, लेकिन हमको विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एम्पावर करना होगा। सेठ साहब, मुझे ये थोड़ा सा ये चाहिए कि आपने पहले भी सुना होगा, जितने भी लोग इस पर बात कर रहे हैं वो बार बार एक बात पर एम्फेसिस कर उनका है, 371 और 370, इसमें फर्क क्या है? क्या 371 भी वैसा ही है जैसा 370 है, या 370 में कुछ खास मुराद हैं जो खास चीजें 370 में नहीं थी? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम डिविसिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं उसका एक बड़ा अहम हिस्सा ये है कि जनाब चलिए 370 अगर आप नहीं देते तो 371 दे दीजिए, तो क्या है वो? देखिए, 370 को समझने से पहले आपको कुछ हालात को समझना पड़ेगा। मैं लंबा तो इसको नहीं लेके जाऊंगा, लंबे बात नहीं करूंगा। 370 को समझने से पहले हालात समझने पड़ेंगे। 370 बाय इटसेल्फ डिडंट गिव एनी राइट्स टू एनीबॉडी। 370 कोई राइट नहीं देता है किसी को। आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझिए। 370 में सिर्फ ये लिखा था कि जो पार्लियामेंट के कानून हैं वो जम्मू कश्मीर के ऊपर तभी लागू होंगे जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसको यस करेगी, और उसके अलावा अगर कोई कानून पार्लियामेंट का अप्लाई करना है जम्मू कश्मीर के ऊपर तो वो प्रेसिडेंट साहब बाई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कर सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक। और साथ में उसमें लिखा था कि आर्टिकल 370 को वापस भी लिया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कंसेंट के साथ, उनके प्रपोजल के ऊपर। दिस वाज द स्कीम ऑफ 370। 370 लाया क्यों गया? जब आजादी हुई तो पहले जो है वो ये डिसाइड हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन अलग से होगा और स्टेट्स जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन अलग से बनाएंगी, जिनको हम स्टेट लिस्ट कहते हैं आज के दिन में, वो स्टेट्स के सब्जेक्ट्स थे। बाद में डिसाइड हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री का एक ही होना चाहिए और उसी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो डिफरेंट लिस्ट आ जाएंगी, जिसमें यूनियन लिस्ट भी होगी, स्टेट लिस्ट भी होगी, कंकरेंट लिस्ट भी होगी। तो उस हिसाब से लेजिस्लेटिव असेंबलीज को पावर आ जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन अलग देने की जरूरत नहीं है। कंसेंट की जरूरत थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कंसेंट बाकी सभी से आ गई। जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कंसेंट नहीं आ पाई कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, क्योंकि यहां पे हालात ऐसे थे कि यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनी थी, नहीं बन सकती थी। तो इसके लिए जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के कंसेंट न दे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के ऊपर पूरा अप्लाई होगा, तब तक 370 बनाएगा। टेम्पररी प्रोविजन था, इसीलिए वो स्पेशल प्रोविजन नहीं है, वो टेम्पररी प्रोविजन है कि जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के आपको कंसेंट ना दे तो तब तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अप्लाई करने का ये मोड है। और साथ है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाएगी, कंसेंट देगी तो 370 खत्म हो जाएगा। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड जो हुआ वो ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसका मकसद ये था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अप्लाई करे जम्मू कश्मीर के ऊपर, उसको साइने डाई जो है वो बंद कर दिया जाता है। It is closed sine die without taking a decision upon this. Number one. Number two, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जम्मू कश्मीर के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बना देती है। वो तो कभी किसी ने सोचा, 370 में कहां लिखा था कि किसी स्टेट का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता था? वो हो ही नहीं सकता था। लेकिन सेठ साहब, हम बेसिकली उस डिबेट में जा रहे हैं जिसमें फिलहाल जाना नहीं चाहता। मेरा सिर्फ सीधा सवाल आपसे ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मुझे ये बताइए कि 371 की बात यहां पर हो रही है, बार बार हो रही है, तो मैं समझना ये चाहता हूं व्हाट इज so special in 371, ठीक है, which cannot be guaranteed to Jammu and Kashmir under Article 370। वो देखिए, 370 की बात अभी चल रही है। 370 जो है वो स्पेशल राइट्स कन्फर नहीं करता था। 35A एक आर्टिकल जरूर प्रेसिडेंशियल से लाया गया जिससे कि स्पेशल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई, जिसमें स्टेट सब्जेक्ट के लाज थे और नौकरियों के राइट थे। वो 370 में नहीं आते हैं, वो 35A में आते हैं, जो कि इनडायरेक्टली, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, तो उसको आप रेफर कर सकते हो। 371 होगा, 371 के सब आर्टिकल्स होंगे, 372 होगा। दीज आर द स्पेशल प्रोविजंस। किसी स्पेशल कंटीजेंसीज में किसी स्टेट के लिए स्पेशल प्रोविजंस क्रिएट करने की बात है। उसके बारे में अगर चर्चा होगी तो उस चर्चा में ये चीजें डिस्कस हो सकती हैं कि जम्मू कश्मीर को कोई स्पेशल राइट देने की जरूरत है, स्पेशल इंसेंटिव देने की जरूरत है। इसके बारे में कोई मना तो नहीं कर रहा है। आप मानते हैं होना चाहिए खास जम्मू कश्मीर? देखिए, ये पॉलिटिकल डिसीजंस हैं जो कि पॉलिटिकल पावर्स एट द
टाइम देती हैं कि उस टाइम पे किस चीज की जरूरत है। लेकिन 370 जो है वो प्रोसीजरल था, 370 को खत्म हो जाना चाहिए था, उसको खत्म नहीं किया गया बिकॉज ऑफ ए पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। उसको खत्म करना जरूरी था, लेकिन 370 के खत्म होने से कोई जम्मू कश्मीर जो है कोई डिग्रेड हो गया जो कि ये दिया जाता है लोगों को, वैसी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि 370 जो है वो स्पेशल प्रोविजन नहीं, टेम्पररी प्रोविजन था। टेम्पररी मैंने आपको कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ 370 को खत्म होना था, वो नहीं किया गया। अब व्हाट इज द वे अहेड? वही जैसे मेरे भाई साहब ने कहा कि लेह की बात, लद्दाख की बात, तो वो जुल्फिकार साहब ने इनका आंसर दिया है, मैं उसके ऊपर दोबारा नहीं आऊंगा। सिर्फ एक चीज में इनसे रिक्वेस्ट सिर्फ कर सकता हूं मैं आपसे परमिशन लेके, इन्होंने ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन लगाने की कोशिश की कि हमारे को फिजिकल वोटिंग का राइट दो। पिछले असेंबली इलेक्शन में मेरा सबसे बड़ा नेता कौन था इलेक्शन में गया? ऐसा कौन सी एक सीट थी जिसको भारतीय जनता पार्टी हर हालत में जीतना चाहती थी? वो मेरा स्टेट का प्रेसिडेंट लड़ा था उस इलेक्शन को। और उस स्टेट का प्रेसिडेंट वो नहीं जिसका खाली स्टेट में कद था, उसका नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर बड़ा कद था। जम्मू कश्मीर की अगर आप पीछे देखें तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को छोड़ दीजिए क्योंकि वो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके अलावा किसी नेता का कद जम्मू कश्मीर में पिछली हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो उतना बड़ा नहीं था जितना रविंद्र जी का था। लेकिन मेरा स्टेट प्रेसिडेंट उसी ईवीएम के चलते हुए इलेक्शन नहीं जीता। हम तो उसमें कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे। कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी कोई सीट नहीं जीती उसी ईवीएम के थ्रू, हम तो कंप्लेंट नहीं कर रहे। लेकिन जब हम ईवीएम पे चले गए, we cannot be bad loser, we cannot be bad I loser। understand, but मेरा मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि आपने एक स्टेट प्रेसिडेंट को हरवा के बाकी 29 जायज ठहरा ली। क्या स्टेट प्रेसिडेंट को हम एक सीट जीत जाते बाकी हार जाते? मैं कह रहा हूं ना, क्योंकि आपने ही कहा कि वो नाम ही इतना बड़ा है तो जिसके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया जाता हो सकता है ये कॉन्स्पिरेसी। ये इस तरह का आंसर, इस तरह का आंसर पॉलिटिकल इमेच्योरिटी को बताता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इमेच्योरिटी when someone tries to hit the problem, you call it immaturity, you may name it anything, but today the people of India are not trusting EVM, and the world over people have a feeling that EVM is a big game changer whosoever is ruling। take my time please। तरनजीत जी, बेसिकली मुद्दा असल में है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं सेठ साहब थोड़ी गुजारिश करना चाहूंगा, आप चारों गेस्ट हैं एंड सियासतदान जब मैदान में आ जाएं तो जाहिर सी बात है आपकी ये तमाम नौजवानों की, तमाम जम्मू कश्मीर की तवक्कात आपसे वाबस्ता हैं। मुसीबत ये हम बात बहुत सीरियस टॉपिक पर कर रहे हैं कि रिलीजियस पोलराइजेशन है, डिवाइड है जम्मू और कश्मीर के बीच में, हमें उस डिवाइड को भरने के लिए क्या करना है। अभी जुल्फिकार साहब ने कहा कि इन्होंने भी कहा कि सब रीजन्स की बात इन्होंने की। मैं सेठी साहब से ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आप भी मानते हैं कि 371 जैसा कोई प्रोविजन इस सूरत में मुमकिन है जिससे उस रिलीजियस डिवाइड को ब्रिज किया जा सके? जो लोग यहां पर कह रहे हैं कि जी हर्ट हुए हैं हम लोग कि आपने हमें डाउनग्रेड किया, और बहुत सारी जगहों पर लोगों ने आर्टिकल्स लिखे जी हमें स्ट्रिप किया गया, हमारी क्या कहते हैं इज्जत छीन ली गई। तो इसको रिस्टोर करने के लिए, इस रिलीजियस फॉल्ट लाइंस को एड्रेस करने के लिए, पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस को एड्रेस करने के लिए, डू यू सी कि 371 जैसा कोई प्रोविजन? देखें, ऐसा है कि आप अपने विजन को कितना ब्रॉड करते हैं वो भी आपके हाथ में है और कितना नैरो करते हैं वो भी आपके हाथ में है। अगर मैं यहां से जाके किसी दूसरी स्टेट में जमीन खरीद सकता हूं, मुझे मुंबई में जाना है, प्लॉट लेना है, फ्लैट लेना है, मैं ले सकता हूं, मैं दिल्ली में ले सकता हूं, पंजाब में ले सकता हूं। अगर मुझे हिमाचल में लेना है तो डोमिसाइलरी राइट लॉज वहां पे भी हैं, मैं डोमिसाइल लेके वहां पे भी ले सकता हूं। मैं नॉर्थ ईस्ट में जाऊंगा, कुछ ट्राइबल एरियाज को छोड़ के वहां पे भी ले सकता हूं, कुछ वहां पे रेगुलेशंस है। मैं उस चीज के ऊपर भी चर्चा न करूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अभी हमारा फोकस ये है कि देयर शुड बी कंप्लीट eradication of the militancy and separatism from Jammu and Kashmir। सेपरेटिज्म और मिलिटेंसी खत्म करने के बाद जब इस पूरे के पूरे रीजन को, जम्मू कश्मीर को दोबारा डेवलप करना है, दोबारा खड़ा होना है, तो उस चलते हुए टाइम पे अगर उस टाइम पे लगेगा कि यहाँ पे कोई स्पेशल राइट्स, स्पेशल इंसेंटिव्स देने की जरूरत है, तो मुझे नहीं लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी भी अपना हाथ रोका है जम्मू कश्मीर के बारे में कोई स्पेशल पैकेजेस देने में, स्पेशल ट्रीटमेंट देने में। तो वो कोई मुद्दा मुझे लगता नहीं कि उतना बड़ा है। लेकिन ऐसी कोई भी विचारधारा हो, ऐसा कोई भी प्रोविजन हो, कॉन्स्टिट्यूशन में हो या कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर हो, जिससे सेपरेटिज्म को बढ़ावा मिले, जिससे अलगाववाद को बढ़ावा मिले, वो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं होने देगी।
आपको पूरे के पूरे राष्ट्र के साथ मिलके चलना है। हमारी एग्जिस्टेंस भारत का एक अटूट अंग होने में सिर्फ वाकया नहीं है, हमको सभी के साथ मिलना है। जैसे पंजाब के लोग रहते हैं, जैसे यूपी के लोग रहते हैं, वैसे ही जम्मू कश्मीर के लोगों को रहना होगा। हम एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन से निकल रहे हैं। शाहनवाज सब कुछ कहें जी। देखिए सेठी साहब की मैं बहुत कदर करता हूँ, बहुत हमारे रिस्पेक्टेड जम्मू कश्मीर की एक पर्सनैलिटी हैं, मगर अब इनको मजबूरी है बीजेपी की लाइन कहनी है तो वो कहनी पड़ती है। लेकिन सच्चाई ये है कि हालात जम्मू कश्मीर के और ज़्यादा ख़राब हुए हैं। जो आप पीस की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, जम्मू रीजन में तो बिल्कुल पीस थी। पुंछ में कितने हमारे जवान शहीद हुए, राजौरी में कितने शहीद हुए, कठुआ में इंसिडेंट हुआ। पूरे जम्मू कश्मीर में आप डाटा उठा के सिंपली देख लीजिए कि पिछले 2 साल में कितने आतंकवादी हमले हुए हैं और कितने हमारे जवान शहीद हुए हैं। और ये भी चेक कीजिए कि कितना हमने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, कितने मिलिटेंट्स को हमने एलिमिनेट किया। और फिर 2019 से पहले का भी आप डाटा देख लीजिए, आप कंपैरिजन कीजिए। अगर आप कहेंगे अगली बार आप एक डिबेट कर लीजिए सेठी साहब, मैं फैक्ट फिगर्स लेके आऊँ, आज लेके नहीं आया हूँ, वरना मैं पूरा फैक्ट फिगर्स लेके आऊँगा कि किस दिन कहाँ क्या इंसिडेंट हुआ और कितना हमारा देश का नुकसान हुआ। हमारे शाहनवाज साहब, इसमें बेसिकली जब आप ये फैक्ट्स एंड फिगर्स कोट करते हैं और आप ये कहते हैं कि अभी भी हालात ठीक नहीं हैं, तो मैं आपको J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब लाया गया उसमें नीचे एक स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन रीजंस है कि जनाब हम कानून ला क्यों रहे हैं। उस कानून में तो मरकजी सरकार ने कहा ही यही कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है इसलिए हम लाए हैं। तो अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम के होते हुए, ऐसा है कि अगर कहीं पे कोई मिलिटेंसी की वारदात हो गई, अब मिलिटेंसी की तो वारदात को 100% तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो अमेरिका भी नहीं कर पाया। अगर कहीं पे वारदात होती है तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल सेटअप, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करता हूँ, वो उस वारदात को कैसे देखती है। हमारे को एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। हमारे को जैसे इसराइल का एटीट्यूड है वैसा होना चाहिए कि अगर कहीं पे मिलिटेंट अटैक हुआ तो सारे का सारा पॉलिटिकल और सोशल सेटअप जो है वो खड़ा हो जाता है उसके। ये नहीं होता कि कहीं अटैक होगा तो उसको इस्तेमाल किया जाएगा कि इस सिचुएशन खराब हो गई, हालात खराब हो गए, सिक्योरिटी खत्म हो गई। वैसे करने से हमारे हालात ठीक नहीं होंगे। अगर रेट्रोस्पेक्ट पे जाना चाहेंगे, मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर की प्रॉस्पेरिटी जो है। तरनजीत जी के पास आऊंगा। तरनजीत जी, सेठ साहब ने कहा है कि हमको इसराइल मॉडल पे काम करना होगा। Strongly disagree. We are again promoting. हेलो, फिर एक ही तरह की सोच की तरफदारी कर रहे हैं हम। हमारा देश जो है ये विभिन्न जातियों धर्मों से बना हुआ ये गुलदस्ता है, फिर एक ही रंग के फूल अच्छे नहीं लगेंगे। और मैं ये समझ रहा हूँ इजराइल मॉडल फाइटिंग अगेंस्ट द मिलिटेंसी में इजराइल मॉडल किसी धर्म विशेष के बारे में इसराइल को हमारे देश का मॉडल फॉलो करना चाहिए। नहीं, इजराइल शुड फॉलो इंडिया का मॉडल फॉलो करके तो सारे खत्म हो जाएंगे। नहीं, फिर दैट मींस यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग द, आप हिंदुस्तान की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे। फिर आप उसी से तबाही हुई है। नहीं, मतलब फिर आप वो नहीं चाह रहे हो कि जो हिंदुस्तान है वो नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है। मैं आई हैव लाइक एवरीबडी एल्स सेड, सेठी साहब इज अ रिस्पेक्टेड मैन ऑफ बार और जम्मू के एक हिंदुस्तान नहीं चाहिए। नहीं, मिलिटेंसी के सामने झुका हुआ हिंदुस्तान नहीं चाहिए। कब झुका? अब उस हिंदुस्तान कब झुका? मैं पूछना चाहता हूँ कब झुका? वही झुकते हो। कोई नहीं झुका। यहाँ पे मनिंदर जीत सिंह बिट्टा जैसे लोग आज भी घूमते हैं, वो उन्होंने 10 बार जख्मी हुए बम ब्लास्ट में। मैं एक मेरी बात सुनिए, यहाँ पे होम मिनिस्टर लोन शहीद हो गया इसी जंग को लड़ते लड़ते। मैं कहता हूँ अनेकों ही एमएलए एमएलसी कितने लोग शहीद हुए हैं ऐसे। कौन झुका? नहीं, कौन झुका है? हमारे देश का इतिहास है, कोई पार्टी नहीं झुकी है। झुके ना थे, हिंदुस्तान झुकेगा कभी मिलिटेंसी का। आपने ना कभी हिंदुस्तान झुका था, ना कभी मिलिटेंसी के आगे कभी नहीं झुका। कोई भी पार्टी रूल कर रही है, कोई नहीं झुकी मिलिटेंसी के आगे, ना ही कोई झुकेगी। इट इज नॉट ए बीजेपी, कांग्रेस, एनसी और एनी पार्टी। Nobody will bow down before militants. Never, never ever. तरनजीत जी, थोड़ा सा टॉपिक आपसे सवाल ही पूछ रहा हूं मैं। थोड़ा सा वापस आते हैं आतंकवाद से और इसराइल से। जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल की बात हो रही है। ना मैं सवाल पूछूं क्योंकि उन्होंने बोला था, मैंने कहा इसलिए पूछ लूं आपसे। वापस तो मामला अब ये है कि थोड़ा सा जम्मू कश्मीर वापस आते हैं और जुल्फिकार साहब की बात को मैं आगे लेकर बढ़ता हूं। क्या वजूहात रही, आप कांग्रेस में हैं, क्या वजूहात रही कि 1953 से लेकर साल
2002 तक जम्मू कश्मीर में टूरिज्म के नाम पर अगर कुछ प्रमोट हुआ तो एक रीजन प्रमोट हुआ, कोई गलत बात नहीं, होना चाहिए, लेकिन बाकी तमाम रीजन्स को इग्नोर किया गया। साल 2008 रंगराजन कमेटी की यहां पर आती है, उसकी एक रिपोर्ट बनती है। उस रिपोर्ट में रंगराजन कमेटी कहती है कि जनाब हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बैकवर्ड इलाका डोडा है, दूसरा सबसे बैकवर्ड इलाका डोडा, बिहार के बाद, बिहार के किसी। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक और सर्वे हुआ, साल 2005 में एक सर्वे हुआ, एंटी करप्शन सर्वे। कहा गया कि मुल्क की सबसे करप्ट सरकार अगर कहीं पर है, करप्ट स्टेट अगर कोई है तो वो जम्मू कश्मीर है। ये नहीं 2005-6 की मैं बात, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं, ये हालात हैं, इन हालात में आपको क्या लगता है? बी की ठीक सी ना सवाल सुन लेना पूरा। पुरानी सरकारें और 10 साल की ये सरकारें, 10 साल की ये सरकार, क्या उन्होंने जम्मू रीजन के साथ, तमाम जितने भी जम्मू रीजन के इलाके उनके साथ इंसाफ किया है? आप पहले एक पॉलिटिकल पार्टी में भी रहे हैं और अब आप कांग्रेस में हैं, क्या आपको लगता है कि आपकी कांग्रेस ने जम्मू रीजन के साथ पिछले 70 साल में इंसाफ किया है? मेरा सवाल तुसी बार बार चेंज कर रहे हो, चलो, लेकिन लोगों के सवाल ने, आई वुड लाइक टू आंसर एवरी क्वेरी दैट पीपल हैव। एक तो ये है कि जैसे मैंने पहले कहा, जैसे भाई बो डाउन बिफोर द मिलिटेंसी, कोई भी सरकार नहीं रहेगी और कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कोई इलाका रह जाए तरक्की के बिना। और जहां जहां रह गया ना, वहां वहां सरकारों से ज्यादा मैं समझता हूं कि जो लोकल नुमाइंदे थे उनका भी कसूर है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये चीज देखी जब मैं डीडीसी बना कि कौन सी चीज है कैसे रह सकती है, कौन किस मुद्दे को कितना परस्यू करता है, कौन कितना पीछा करता है अपने मुद्दों का, बस वही चीज रह जाती है जिसकी अटेंशन हम नहीं दे पाते हैं। अक्सर पावर में आने के बाद मुझे एक बड़ा शौक था कि मेरा सुचेतगढ़ बॉर्डर जो है वो टूरिज्म की एक पैमाने पे आए। मैं गया, अब ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बात करूंगा, मौजूदा एलजी साहब के पास फाइलें ली मैंने, अलग अलग सब्जेक्ट की बना के चल पड़ा। मैंने कहा जी हमारे को वहाँ पे ना परेड चाहिए, वो वहाँ पे भाई पाकिस्तान की तरफ से। मैं कहा जी हमने पाकिस्तान से क्या करना है, हम अपनी तरफ करेंगे। काइंड ऑफ हिम ही एग्रीड। और मैंने हमारे बीएसएफ के जो आईजी साहब थे, हमारे दोस्त थे, हमने उनको रिक्वेस्ट की, महीने भर में वो तैयारी हुई। हमने भी पूरा फंड शंड वहाँ पे लगाया और पूरी सड़कें तैयार करी। कुछ लोगों ने ब्यूरोक्रेसी में बहुत मदद की। शैलेंद्र जी थे उस वक्त पीडब्ल्यूडी में, सड़क को चौड़ा करने का बात करी, हो गई सारी। मुझे 1 साल लगा इसी प्रोजेक्ट के ऊपर, बट अल्टीमेटली आज पूरे जम्मू के लिए आई हैव क्रिएटेड ए प्लेस। आपको जम्मू पूरे में इतनी बड़ी सड़क नहीं मिलेगी जितनी मैंने सुचेतगढ़ में बनाई। और वहां पे जाके आप परेड देख सकते हो। हर सैटरडे संडे के लिए आप एक पूरा बॉर्डर टूरिज्म डेवलप हो गया। मैं ये समझता हूं कि जब हम ये कहें कि कोई सरकार नहीं कर रही, फिर इसका मतलब है कि मैं अपना जिम्मा उठा के सरकार पे थोप रहा हूं। और मैं थोड़ा सा यानी टोनी जी आप बिल्कुल साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि जितने भी लोग इससे पहले बरसर इख्तिदार रहे और इन इलाकों से जिनके पास जिम्मेदारियां नहीं, वो सब नालायक थे, नहीं कर पाए, इसलिए नहीं नालायक नहीं थे, ऐसी नहीं मैं कह रहा हूं। मेरे फिर क्यों नहीं कर पाए? ये लफ्ज नहीं मैं इस्तेमाल करना चाहता। फिर कर क्यों नहीं पाए? मैं कह रहा हूं, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं, कौन किस मुद्दे के कितना पीछे पड़ता है। अब मैं इनकी बात करूं, जितना जो एक फंड था जो आप गुज्जर बिरादरी की डेवलपमेंट में होता है, व्हाट डू यू कॉल दैट, ट्राइबल फंड, जितना इस बंदे ने लिया शायद ही किसी ने लिया। मेरा वाले वो भी लाके गए, क्योंकि मैं पीछे पड़ा। मैं कहा जा किधर रहा है, कहते जी जुल्फकार। फिर मैं जुल्फकार साहब नू तो क्या आखना सी, पर लेकिन मैंने भी कोई चैनल चलाया थोड़ा सा। मैंने भी अपने गुज्जर में जोड़ा बस्ती थी, मेरी थोड़ी सी बस्तियां थी, वहां तक मैं किसी तरह पहुंचाया। ऐसा नहीं है, इनका भी फोकस रहा होगा, इन्होंने अपने तरीके से डेवलपमेंट करी है।
एंड ही इज नोन फॉर डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी एक मुद्दे से फोकस हट जाता है कहीं से। टूरिज्म को मैंने आपको बताया कि मैंने क्या सीखा जब मैं पावर पोस्ट पे आया, तो ये एक वजह है। और दूसरा, रिसोर्सेज हमारी सरकार के पास बड़े कम है। ठीक, वी डोंट हैव ए इनकम जनरेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ आवर ओन स्टेट, हैविंग द लार्जेस्ट मतलब पोटेंशियल ऑफ पावर जनरेशन। लेकिन पावर जनरेशन जब बीजेपी सरकार में नहीं थी तो इन्होंने यही किया, जम्मू के साथ नाइंसाफी, जम्मू के साथ नाइंसाफी। पूरा 70 साल गाना गा के, पर जिन्ना इन्होंने नाइंसाफी की थी किसी ने नहीं की थी। सारे बच्चों को बोला आपको डेली वेजरों को पक्का करेंगे, किया इन्होंने? 10 साल राज किया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरफ से। नहीं किया। इन्होंने नौकरियां दी? नहीं दी। लेकिन आज एक तरीकाकार बना लिया गया, नहीं, जब तक हम सबसे पहले लड़ेंगे मिलिटेंसी, मिलिटेंसी का एंड होगा, फिर आपका शुरुआत होगी। ना 9 मन तेल होना ते ना राधा ने नचना। फिर इसका मतलब ये हो गया। मैं एक बात मेरी आप प्लीज करें। मैं ये कह रहा हूं कि जनाब, नौकरियों पे बुरी तरह से फेल हो गए हम कह रहे हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है। मुझे गिन के बताएं कौन सी इन्वेस्टमेंट आ रही है। जो बाहर की रियासतों में वो प्रोजेक्ट जो एनवायरमेंट के हिसाब से सेफ नहीं है, वो यहां आके लगे, रेड इंडस्ट्रियल। हमने अपना बसा बसाया चमन उजाड़ने की तरफ चल पड़े। हम कह रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। वाई रेड इंडस्ट्री ओनली, वाई नॉट ग्रीन इंडस्ट्री? टोनी साहब, मैं आपको उसी पे आ रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जनाब, ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, आप करना चाहते हो कितना। हमने आपको एक बात बता दी है, आपके पास सारे चीजें थी, सरकार इनके पास थी 10 साल। मुझे बताएं, वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी का बाहर से क्यों लाया, क्यों इंपोर्ट किया? क्या जम्मू इतना एजुकेशनली बैंकरप्ट था? क्यों इन्होंने बाहर से लाए? आज आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बातें करते हैं, वहां पे फाइलें दबी पड़ी हैं लोकल बच्चों की, और उनका काम नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारी मुद्दे ऐसे, नॉट बिकॉज कोई पॉलिटिकल डिफरेंसेस है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। आई हैव हाईएस्ट रिगार्ड फॉर रविंदर रैना जी। मैं कहता हूं बेबाक आदमी है, चाहे जितनी मर्जी इसकी अपोजिशन हुई, जो मर्जी हुई, इसने लोगों में जाकर सुनी। मैं उससे ऊपर उठ के कह रहा हूं कि सरकार के अंदर आज सरकार बन गई है, सरकार पावर ही नहीं है। आपकी कमिश्नर सेक्रेटरी सुनता नहीं है, उसको डर ही नहीं है कि ये मेरी ट्रांसफर करेगा। आई डोंट परफॉर्म, आई कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अगर डीसी नहीं मानेगा किसी की बात, डीसी को मालूम है मेरा ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता चीफ मिनिस्टर, क्यों मानेगा वो चीफ मिनिस्टर की बात? अगर डायरेक्टर इंडस्ट्रीज है, उसको मालूम है मेरी कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता, मैं नहीं देता इनको परमिशन। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी पावरलेस स्टेट बना दी है। बड़ा कुछ बन गया, कुछ नहीं बनया। We need to improve on all these things. We need to get a full-fledged state. We need to get the rules at the earliest, so that हमको पता चले who is governing us. तरनजीत जी, एक सेकंड जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जुल्फिकार साहब ये वहां चले गए डीसीयू के पास, आपके पास आना चाहूंगा कि अभी इन्होंने बात की इंडस्ट्री की, थोड़ा सा मतलब जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा, कुछ वो भी इकोनॉमिक सर्वे इसी सरकार का, जम्मू कश्मीर में उन सरकारों में जिन सरकारों की बात आप कर रहे हैं तब इंडस्ट्रियां लगती थी, और जम्मू कश्मीर की सरकार की कमेटियों ने ये रिपोर्टें दी हैं कि जनाब बाहर से इंडस्ट्रियलिस्ट आते थे, इंडस्ट्री लगाते थे, सब्सिडी खाते थे और वापस चले जाते थे। जम्मू कश्मीर का भला किसी ने नहीं किया। और दूसरा, ये जितने पावर प्रोजेक्ट लगे, आई जस्ट नीड टू रिमाइंड यू, अली मोहम्मद सागर साहब का ऑन रिकॉर्ड, अभी भी असेंबली में वीडियोस पड़े होंगे, उन्होंने पीडीपी के लीडरों के ऊपर इल्जाम लगाए जब पीडीपी बरसर इख्तिदार थी कि जनाब आपने किकबैक्स लिए सावलाकोट प्रोजेक्ट में और किकबैक्स लेके आपने प्रोजेक्ट दिया। फिर उसके बाद जब बरसर इख्तिदार पीडीपी आई, नेशनल कॉन्फ्रेंस आई, तो पीडीपी वालों ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया कि जनाब आप लोग पहले लेते थे और आपने पहले लेकर ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहां पर लगाए। तो इस सियासत से थोड़ा बाहर आते हुए जुल्फिकार साहब आपके पास आना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि रीजनल फॉल्ट लाइंस को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितने भी रीजन्स का जो भी टूरिज्म पोटेंशियल है या उनके अंदर मिनरल को लेकर कोई पोटेंशियल है, किश्तवाड़ की बात करें वहां पर सफायर माइंस हैं, अगर हम रजौरी पुंछ की बात करें तो आपकी मुगल रोड के ऊपर जबरदस्त टूरिज्म का पोटेंशियल है, पुंछ में बहुत सारी तारीखी जगहें हैं और पुंछ एक तारीखी शहर रहा है। तो आपको क्या लगता है क्या कुछ करने की जरूरत है, और क्या आपको भी लगता है कि दैट रीजनल फॉल्ट लाइंस कैन बी बरीड ओनली अगर इन तमाम इलाकों को यकसा एक जैसी इंपॉर्टेंस मिले
और उस इंपॉर्टेंस के लिए आप लोग क्या काम करेंगे? एग्जैक्टली, आई एग्री विद यू कि हमारे जम्मू कश्मीर की जो जियोग्राफिकल पोजीशन है, जो हमारी टोपोग्राफी है, अगर हम चनाब रीजन की बात करें तो चनाब जो जम्मू रीजन का सब रीजन है उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक का सबसे बड़ा पोटेंशियल है। और बदकिस्मती ये है कि जो चनाब बिजली प्रोड्यूस करता है वो नॉर्दर्न ग्रिड में जाती है और वहां से हमें महंगे दामों में खरीद के यहां लानी पड़ती है। इन्वेस्टमेंट उनकी है। हम अपने दरियाओं पे हमारे पास कंट्रोल नहीं, क्योंकि हमने एक इंडस वाटर ट्रीटी की पाकिस्तान के साथ। जो दरिया जम्मू कश्मीर के मफादात के थे वो दरिया हमने पाकिस्तान को दे दिए, और जो दरिया लखनपुर के पार मफादात के थे, लखनपुर के पार के मफादात के थे, वो आपने रख लिए। अब मैं पॉलिटिक्स को नहीं लाना चाहता, लेकिन जब 1947 के बाद दरिया बांटे गए उस जम्मू कश्मीर के, तो उस वक्त भाजपा सरकार में नहीं थी। एक बात। दूसरी बात मैं जो कहना चाहूंगा, सेठी साहब ने बड़े डिटेल तरीके से एलेबोरेट किया। हालांकि आपने पैनल गलत चूज किया है, शाहनवाज साहब मेरे अजीज हैं, लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 70 बरस तक कांग्रेस को इस मुल्क में 60 साल तक तकरीबन हुकूमत करने का मौका मिला। Was they very sincere to it कि 370 रहना चाहिए? अपनी सेइंग है इनके एक बड़े लीडर की कि 370 घिसते घिसते घिस जाएगा। और मेजर एरोजन जो है 370 का, वो 1953 में शुरू हुआ और उसकी कल्मिनेशन 19 में हुई जाके 5 अगस्त को। भाजपा का जहां तक तल्लक है, मैं नया आदमी हूं भाजपा में, लेकिन भाजपा का एक क्लियर कट स्टैंड रहा है फ्रॉम डे 1। वो 370 के खिलाफ थे, उनने जो अपना काम करना था किया, लेकिन वो पार्टी, वो जमात जो ये कहे कि हम एक सेकुलर हिंदुस्तान की बात करते हैं, हमारी विचारधारा सेकुलर है, हम जम्मू कश्मीर के लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं। Why did you put शेख अब्दुल्ला in jail in 1953 for 27 years? और फिर 27 साल के बाद शेख साहब ने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को छोड़ के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी एक्सेप्ट की। दो बातें करना चाहूंगा। अब जब आप पॉलिटिकल लोगों को इकट्ठा करते हैं तो फिर सुनने का एक थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए। रीसेंट इलेक्शन हुआ, उसके बाद आप शेख साहब ने चीफ मिनिस्ट्री एक्सेप्ट कर ली। 19 के बाद हमारे रियासत के वजीर आला साहब ने मुख्तलिफ टाइम पे स्टेटमेंट्स दिए कि मैं यूनियन टेरिटरी में कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा और मैं यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहता। और अल्टीमेटली उमर साहब एक्सेप्टेड चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। कहां थे? दादाजी प्राइम मिनिस्टर थे और उमर साहब ने यूनियन टेरिटरी की चीफ मिनिस्टरशिप एक्सेप्ट की। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन में लोगों के साथ फॉल्स प्रॉमिसेस किए। आपको भी पता है और सारे लोग जो यहां इस हॉल में बैठे हैं, इनको भी पता है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली का पास किया हुआ रेजोल्यूशन हैव नो रेलिवेंस। क्या वो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट से पास किया हुआ कानून को वापस कर सकते हैं? नो। इतना हरीडली, अब लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं जो मैं इस मंच पे नहीं करना चाहता कि क्यों हरीडली वो रेजोल्यूशन पास किया, लेकिन कहने का ये है कि आप लोग तो ये भी कहते हैं, ज्यादा बेशतर लोग यही कहेंगे कि वो रेजोल्यूशन आपकी मदद के लिए पास किया गया। लोग कहते हैं। अब ये तो वो लोग जानते हैं, लोग अच्छे से समझते हैं क्यों किया। मुझे नहीं पता इसके बारे में, क्यों इसका मतलब कोई कुर्बत आपके मुझे नहीं बीच में पता है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैं
आप जिस तरफ ले गए हैं मैं उस तरफ नहीं गया। तो कहने का मतलब यह है कि इन्होंने इलेक्शन लड़ा यूनियन टेरिटरी में, और जब यूनियन टेरिटरी में आप इलेक्शन लड़ रहे थे तो आपको अपने इख्तियारात के बारे में पता था कि सरकार यहां बनेगी यूनियन टेरिटरी की, इसमें मेरे पास तो इख्तियारात यही होंगे। उमर साहब खुद भी कहते रहे कई बार मैं तो चपरासी भी नहीं बदल सकूंगा। आज क्या रोना है? आज तो रोना नहीं बनता। साहब मैं आपको दोबारा याद कराऊं, मेरा सवाल बिल्कुल इस तरफ नहीं था। मामला बेसिकली मैं उधर ही आ रहा हूं। मेरा सवाल ये था कि नूरी फिल्म बनी बदरवाह में एक बड़े पुराने टाइम में। मेरा सवाल उससे जुड़ा हुआ था कि हजरत ऐसा क्या हुआ जम्मू कश्मीर की सरकारों के साथ, जो उदारवादी सरकारें थी, जो डेमोक्रेटिक सरकारें थी, कि उसके बाद ये पूरा रीजन आपको भूल गया, और उसी के नतीजे में जब लोगों के पास रोजगार नहीं होता तो लोग उसके बाद उन तमाम मुसीबतों में पड़ जाते हैं जिन मुसीबतों में आज लोग पड़े हुए हैं। अगर आप रीजनल फॉल्ट लाइंस की बात करेंगे, जो कहते हैं खला है, आप 1977 के इंतखाबात को देखिए, जनता पार्टी को जम्मू ने क्या मैंडेट दिया। आप 83 में आइए, उसके बीजेपी को क्या मैंडेट, कांग्रेस को कौन सा मैंडेट, किस प्लेटफॉर्म पर, किस बुनियाद पर मिला। तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि क्या इस इलाके की बदहाली के लिए और इन रीजनल फॉल्ट लाइंस के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या आप कांग्रेस को जिम्मेदार मानते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेदार मानते हैं, खुद को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि आप भी सर हैं? देखिए मैं आपको सिंपल कहूंगा कि आपने जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन शुरू से किया था, मैं उस टॉपिक पे चला गया कि फ्यूचर क्या है, व्हाट्स वे अहेड। अब रिलीजियस पोलराइजेशन की बात आपने की, आप मुझे ये बताइए, मैं उस बात पे आता हूं 2 मिनट के 30 सेकंड्स के बाद। आपने रिलीजियस पोलराइजेशन की बात की, मेरी जमात का एक स्टैंड डिफरेंट है, वो उनका स्टैंड ओपन है, दैट्स नॉट कि बिहाइंड द कर्टन कुछ है या आगे कुछ है। लेकिन सबसे ज्यादा रीजनल पोलराइजेशन अगर मेरे रीजन में की है तो एक ऐसी सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी ने की है जो अपने आप को सेकुलरिज्म का अलंबरदार कहलाते हैं। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं। फिर किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक ही नुमाइंदे हमारे पास। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये हमारे मतलब रिकॉर्डेड स्पीचेस हैं, रिकॉर्डेड स्पीचेस हैं कि आपने रिलीजियस पोलराइजेशन में, बाकी स्टेट की बात तो मुझे नहीं पता। आप जब कहते हो कि जम्मू में रिलीजियस पोलराइजेशन हो गई, तो जम्मू में रिलीजियस बहुत बीजेपी की हालत खराब थी इलेक्शन से पहले, और जब आपने रिलीजियस पोलराइजेशन स्टार्ट की एक बड़े लेवल से, और उसके रिएक्शनरी जम्मू में भी पोलराइजेशन हुई है, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। कमिंग टू योर क्वेश्चन कि हर रीजन को इंसाफ चाहिए। आज मैंने बात कह दी कि रजौरी पुंछ को इंसाफ चाहिए, तो सम पॉलिटिकल पार्टी बैक्ड पीपल स्टार्ट ट्रोलिंग दिस दैट। ठीक है, हम पॉलिटिक्स में हैं, हमें पता है कि कहां हमारा ट्रोल होना है, लेकिन हकीकत है, यू विल रियलाइज माई पॉइंट आफ्टर फ्यू ईयर्स। पॉलिटिशियन इज नॉट फॉर वन पर्टिकुलर डे, वो देखता है और वो 10 साल 20 साल 50 साल आगे की देखता है। मैंने जो बात कही है, मैंने बहुत जिम्मेदारी के साथ बात की है। मेरी पार्टी उसके साथ एग्री, मेरी पार्टी उसके साथ एग्री करे या ना करे, आप कायम मेरी बात सुनिए आप। नहीं, आप कायम हैं, मेरी बात सुनिए आप। आपके कहने से मैं कायम या ना कायम की बात नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा कि जब रीजनल डिस्पैरिटी खत्म नहीं होगी, लोगों के अंदर एक लावा पक रहा है, वो फटेगा, वो चनाब वैली में भी जाएगा, वो रजौरी पुंछ में भी जाएगा, और वो रियासत के दूसरे जो अजला है वहां तक भी वो पहुंचेगा। शाहनवाज साहब, आपसे जानना चाहूंगा, आप अपने इलाके की बदहाली के लिए और बिलखुसूस पूरे जम्मू कश्मीर के उन तमाम इलाकों की बदहाली के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? किस जमात को जिम्मेदार मानते हैं? अपनी जमात को जिसमें है, या वो जमातें जो आपके साथ बरसर इक़्तिदार यहाँ रही हैं? देखिए, मैं सच्ची बात करने से कभी डरता नहीं हूँ, इसलिए हमेशा मैं, जब अपनी पार्टी भी इक़्तिदार में हो तो तब भी मैं सड़कों पर निकला हूँ प्रोटेस्ट के लिए अपनी सरकार के खिलाफ। देखिए, सरकारें सारी जिम्मेदार रही हैं। अगर खिता पीर पंजाल की बात करो या सब रीजन्स की बात करो, तो नज़रअंदाज करने में
ठीक है, जो तरनजीत सिंह जी ने कहा वो बिल्कुल जायज़ बात कही कि कहीं ना कहीं जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी इनिशिएटिव्स लेने होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है अपने इलाके को बढ़ाने की, मगर कुछ सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि कुछ जो बैकवर्ड रीजन्स हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए आपको स्पेशल पॉलिसी वहाँ के लिए बनाई जाए। वो कभी नहीं बनाई गई, ये एडमिटेड फैक्ट्स है। हिस्टोरिकल फैक्ट्स को अगर हम फिर खंगालेंगे तो बहुत बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। वो किसी शायर ने कहा था कि बादलों के दरमियाँ कुछ ऐसी साजिश हुई, मेरा घर मिट्टी का था, मेरे ही घर बारिश हुई। तो चलिए ये सिलसिला तो है, लेकिन आज एज जम्मू एंड कश्मीर हमें अपने नौजवानों के मुस्तकबिल को की फिक्र करनी है, और एक बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए जम्मू कश्मीर को कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज मिलनी ज़रूरी हैं, और सब रीजन्स को भी कुछ ऑटोनॉमी मिलनी ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिहाज से, वरना जम्मू कश्मीर के नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में है। और मैं कहता हूं कि हम डिबेट में मत जाएं, फिर वही 370 का क्या हुआ, कब कह रहे हो, आज क्या ज़रूरत है जम्मू कश्मीर को, उसको डिबेट करने की ज़रूरत है। और मैं आज केंद्र की सरकार से कहना चाहूँगा कि आप क्यों जम्मू कश्मीर की नौजवानों की जॉब्स की प्रोटेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी क्यों नहीं देते? क्यों 2020 में बीजेपी की मध्य प्रदेश में जब सरकार थी तो इनके चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम मध्य प्रदेश से बाहर के लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं देंगे, वी विल रिजर्व द गवर्नमेंट जॉब्स फॉर द पीपल ऑफ मध्य प्रदेश, बाहर के लोगों का। तो आपका दोहरा मापदंड क्यों है? एक प्रदेश में जहां आपकी सरकार है, आप वहां मध्य प्रदेश जैसी स्टेट में जो हार्ट है इंडिया का और इतना बड़ा डेवलप्ड स्टेट है, वहां आप कह रहे हैं कि हम बाहर के लोगों को नौकरियां नहीं देते, और जम्मू कश्मीर को चाहते हो आप कि बाहर के लोग नौजवान यहाँ के नौकरियां दें। तो ये इसके साथ से मैं ऐड करना चाहूंगा आपके पावर प्रोजेक्ट। ना आप कंटिन्यू करें, लेकिन मेरी आपसे इस्तदा ये भी है कि आपने ये जो बात कही है, जाहिर सी बात आप एक सियासतदान हैं, बड़े समझदार सियासतदान हैं, आपने कहा कि बाहर के बच्चों को नौकरियां दी। काइंडली जस्टिफाई दिस एंड थोड़ा सा बताएं भी, मिसालें दे दे कहां कहां। बिल्कुल, आपके जम्मू कश्मीर में आप जम्मू यूनिवर्सिटीज में करिए, मेडिकल कॉलेजेस में कीजिए, आज जो एडवर्टाइजमेंट्स निकल रहे हैं उसके बाहर के लोगों को नौकरियां मिल रही हैं जम्मू कश्मीर में। और ना सिर्फ नौकरियां मिल रही हैं, बल्कि आपके जम्मू कश्मीर के सारे रिसोर्सेज आपके जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाहर पंजाब हरियाणा के लोगों को दे दी गया है। आपकी सारी माइंस, आपके सारे दरिया खाली कर दिए, आपकी रेत, आपकी बजड़ी, आपकी जितना रिसोर्सेज था पानी, सब आज जम्मू कश्मीर का कोई बिजनेसमैन नहीं कर रहा है। एक मिनट, आपके जितने टेंडर्स हैं, चाहे टूरिज्म की टेंडर्स हों, क्या जम्मू कश्मीर का कारोबारी, जम्मू कश्मीर का बिजनेस जम्मू कश्मीर का टेंडर नहीं ले सकता है? क्यों नहीं ले सकता है? आज जितने टेंडर्स हुए हैं देश से बाहर, बड़े बड़े जो कारोबारी हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर के सारे प्रोजेक्ट्स को आपको ले लिया गया है। आपके पावर प्रोजेक्ट्स, आपके जम्मू कश्मीर का रिसोर्सेज है हमारा पानी। आज जब वही किसी ने सुबह के डिस्कशन में बड़ा अच्छा कहा कि पूरे देश में स्पेशल स्टेटस दिए गए हैं, लोग अलग अलग मांग करते हैं, रिजर्वेशन की मांग करते हैं, स्पेशल स्टेटस की मांग करते हैं, वो देशभक्त। लेकिन जम्मू कश्मीर का व्यक्ति जब अपनी किसी मांग की बात करता है वो इंटरनेशनल हो जाता है। आपने जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, कम से कम एक पावर प्रोजेक्ट तो जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के जिसका पानी है लोगों का, उनको राहत मिल सके बिजली के किराए देने से। और कम से कम आप पानी हमारा है और हमें महंगी जो है वो बिजली, जिस तरह जुल्फकार साहब ने कहा, बाहर से लेनी पड़ रही है। तो हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने लोगों के मुस्तकबिल की फिक्र करनी होगी, और ये डिबेट हमें शुरू करनी होगी। मैं थोड़ी देर के लिए इस आई विल ओपन दिस सेशन फॉर द ऑडियंस। आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। जी सफीना जी पूछें आप। ओके, आवाज़ आ रही है? ओके, थैंक यू सो मच। मेरा सवाल सुनील जी आपसे भी है और कांग्रेस के जो पैनलिस्ट हैं इनसे भी है। बहुत ही ब्रीफली चाहती हूँ, जवाब हाँ और ना में हो तो बेटर है। सुनील जी आपसे ये सवाल, आपने कहा कि ये टेम्प्रेरी प्रोविज़न है। वैसे मैं जस्ट एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ इसको अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ कि जो लैंग्वेज है 370 इसके फुट नोट पे है टेम्प्रेरी, इसके फुट नोट पे है टेम्प्रेरी। तो बहुत से लोग इसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि जो 370 था ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ये पावर्स दिए गए थे, और 54 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो एक रेजोल्यूशन पास किया और जिसमें इन्होंने कहा कि वी विल कंटिन्यू विद दिस स्टेटस को, यानी वी आर ओके विथ 370, और 56 पे डिज़ोल्व होगी, तो उसका रोल ख़त्म हो गया। दैट मीन्स कि जो रेजोल्यूशन उन्होंने उस टाइम पास किया और कहा कि वी आर ओके विथ 370, तो ये टेम्प्रेरी नहीं रहता है, ये परमानेंट फ्यूचर बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। एक तो एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ में अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ। दूसरा, कांग्रेस के जो हमारे यहाँ पर हैं पैनलिस्ट हैं, इनसे मैं जानना चाहती हूँ कि शाहनवाज साहब भी हैं, टोनी जी भी हैं,
आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो लिटिल ऑटोनॉमी जम्मू और कश्मीर को रही थी 2019 से पहले, इस ऑटोनॉमी को, जो बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमस हमारी स्टेट थी, इसको जो इरोड किया हुकूमतें जो पहले थी, बीजेपी से पहले जो हुकूमतें थी, आप उससे एग्री करते हैं एज ए कांग्रेसमैन? डू यू एग्री विद दैट? और आपके प्रेसिडेंट ने कहा कि वी हैव नथिंग टू डू विद 370, आपके जो सेंटर के प्रेसिडेंट हैं, ऑब्वियसली तारिक साहब ने भी वही स्टेटमेंट दिया। मुझे बताइए, जो ब्लंडर्स पहले हुए, जो हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी थी, आहिस्ता 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 इरोड होती रही, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं आप एज ए कांग्रेसमैन? डू यू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी? दैट्स माई क्वेश्चन। देखिए, जो आपने कहा, ऑडिबल नाउ, जो आपने कहा कि उसके फुटनोट पे टेम्पररी प्रोविजन लिखा है, वे सच नहीं है। वो चैप्टर है, इट स्टार्ट्स विद, इट इज द हेडिंग टेम्पररी। नहीं सर, जो आपने नहीं है, आप मुझे माइक दूसरे वाले दे देंगे भाई साहब, ये लो सर। नहीं, इससे कर लेंगे। जो आपने कहा कि उसके फुटनोट पे टेम्पररी प्रोविजन है, वो सच नहीं है। वो दैट स्टार्ट्स विद दैट इज अ हेडिंग, इज अ टेम्पररी प्रोविजन, उस चैप्टर में ही है। अगर आप 370 की स्कीम को देखेंगे तो 370 के परमानेंट होने का कोई फीचर नहीं है। 370 में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि वो परमानेंट बनाया जा सकता है। और पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को एक स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो चेंज करके टेम्पररी से परमानेंट बना दे, वो कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर तो 370 में ये पावर दी होती कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर चाहे तो इसको परमानेंट बना दे, तो फिर पावर वेस्टेड थी। मैं आपका आंसर दे देता हूं, फिर डिबेट हो जाएगी, फिर डिबेट हो जाएगी हमारी। तो प्रोविजन ये था कि इस प्रोविजन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है बाय नोटिफिकेशन रिमूव कर सकते हैं विद द प्रपोजल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये सभी बाकी जगह पे भी हुआ था, ये ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लिए कोई अलग से हुआ था, ये बाकी जगह पे भी ऐसा ही हुआ था। बाकी जगह पे कंसेंट आने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अप्लाई कर गया, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में जो स्टेट सब्जेक्ट्स थे, जो स्टेट लिस्ट, उसके ऊपर लेजिस्लेटिव पावर्स जो है वो एक्सरसाइज होती थी स्टेट असेंबली की। मैं सिर्फ आपके ये रिक्वेस्ट एक बार और करना चाहूंगा, जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर्स का हवाला दिया, वो 1952 का होगा, 54 का होगा, उसके बाद भी होगा। वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स भी मेक शिफ्ट ऑर्डर्स थे। 35A जिसमें इंट्रोड्यूस होता है 54 में, वो भी मेक शिफ्ट था, क्योंकि उस टाइम तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अप्लाई नहीं किया था जम्मू कश्मीर के ऊपर पूरी तरीके से जिस तरह से होना था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को चलाने के लिए कुछ हद तक टेम्पररली जो है कुछ प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के जम्मू कश्मीर के ऊपर अप्लाई किए गए, ताकि जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरी तरह से अप्लाई कर जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की रिकमेंडेशन के ऊपर, तब तक जो है स्टेट के मशीनरी को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जैसे आपको आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, अगर आपने देखें उस टाइम पे पहले तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज को पूरी की पूरी तरह अप्लाई नहीं करेंगे जम्मू कश्मीर के ऊपर। 19(1)G जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी था, उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के हम ऊपर अप्लाई नहीं करने वाले, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे बिग लैंड एस्टेट एबोल्यूशन एक्ट जो है वो कंसिडरेशन पे था। अगर आपने 19(1)G दिया होता तो जो सरकार ने जगहें ली थी लैंडलॉर्ड से, फिर उनको कंपनसेशन देनी पड़ती थी, तो उसलिए ये सोच के किया गया था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को ऐसी कोई पावर नहीं थी कि वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के टेम्पररी प्रोविजन को परमानेंट कर देते, या हम ये सोचें कि अब तो ये ऑटोमेटिकली परमानेंट हो गए। जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने इसका जवाब नहीं दिया, उनके पास जवाब नहीं देने की भी पावर। आगे जवाब तरनजीत जी, आप जवाब देना चाहेंगे या आप देंगे? बेसिकली उन्होंने सवाल पूछा है कि देखिए, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने जो है जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ की बात की है और उसको सपोर्ट किया है और दिया भी जम्मू कश्मीर को कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन सवाल ये है कि जो प्रोविज़न था उसको हटाया। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि आप उसको हटा तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए जम्मू कश्मीर के लोगों की कंसेंट चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्ज़ी चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों की अगर मर्ज़ी उसमें शामिल है तो आप हटा दीजिए, कुछ भी हटा दीजिए। लेकिन जो हटाया गया वो तरीका गलत चुना गया, कि जम्मू कश्मीर की असेंबली ने वो रेजोल्यूशन पास नहीं किया, इसलिए हमारा उस पर ऑब्जेक्शन है। जो जम्मू कश्मीर के असेंबली को, क्योंकि लोगों को रिप्रेजेंट करती है असेंबली, जो जम्मू कश्मीर की असेंबली ने की कंसेंट से हुआ वो तो जायज़ है, वो तो कानून है।
वही जी। मेरा सवाल सेठी साहब से है। इसमें सर कोई शक नहीं कि 1947 में जब पार्टीशन हुआ, डिवीज़न हुआ, कम्युनल लाइंस पे हुआ, और आज जब हम ये बात करते हैं आफ्टर 75 ईयर्स ऑल्सो, कहीं ना कहीं हमारी सारी कन्वर्सेशन में ये है कि जम्मू डिसम्पावरमेंट के बाद, हालांकि ये स्टेट महाराजा ने बनाई, हालांकि इसका जो जिस था स्टेट का जो स्ट्रक्चर था वो जम्मू से फाउंड हुई, जम्मू कश्मीर लद्दाख, उसके बावजूद जो हमने खोया है सब कुछ, आप जैसे शख्स भी उसको जस्टिफाई करते हैं और डिफेंड करते हैं कि सब ठीक हुआ है, कहीं ना कहीं शायद इसलिए कि हमें ये लगता है कि जम्मू में शायद हिंदू मेजॉरिटी एरिया इससे खुश है, क्योंकि शायद सिर्फ कश्मीरी मुसलमान नाराज़ है या खामोश है, कहीं ना कहीं जिस्ट लगता है सारी बातों से कि सिर्फ मुसलमानों को प्रॉब्लम है, चाहे उनको 370 भी था, चाहे उनको आज स्टेटहुड नहीं है, चाहे यूटी है, और इसीलिए रखना है अजाब में क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी डिमांड है और इनको ताअबद अजाब में रखना है। मेरा सिर्फ सर आपसे ये सवाल है, अगर आपने सेपरेटिज्म टेररिज्म की बात की, उसमें कोई शक नहीं कि कश्मीर में एक कॉन्स्टिट्यूंसी एंटी इंडिया रही है, आज़ादी की बात की, पाकिस्तान के साथ मर्जर की बात की, एक तबके ने गन उठाया, एक तबके ने बंदूक भी लाया, उसमें कोई शक ही नहीं है, उनको आपने जेल दी, सज़ा दी, बंद दी, कबर की। लेट मी, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस वक्त अगर हम सेपरेटिज्म और आतंकवाद की, टेररिज्म की बात करते हैं, वाइप आउट की बात करते हैं, जो लोग, जो शख्स आपके साथ चले, आइन के साथ चले, मुल्क के साथ चले, हिंदुस्तान के साथ चले, उनको आप पीट रहे क्योंकि कश्मीर में एक शख्स सेपरेटिज्म चाहता है, एक शख्स टेररिज्म चाहता है। और अगर ये चलता रहेगा, इस वक्त पूरे मुल्क में जो कम्युनलिज्म है, जो हर मस्जिद में हम मंदिर ढूंढ रहे हैं, उन लोगों को आप इनाम दे रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान प्रेफर नहीं किया। जो 24 करोड़ लोग, इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री टुडे, 24 करोड़ लोग कहाँ जाएंगे? हर जगह अगर मस्जिद में मंदिर बनाना है, हर जगह अगर मुस्लिम मेजॉरिटी लोग एक खत्ते में रह के, आप हमें बोलते हैं आज क्योंकि सेपरेटिज्म और अलगाववाद टेररिज्म है। मैं खुद बिलीव करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं 2 साल सर बन रहा हूँ। एक मिनट, एक इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज वी हैव टू हैव सम कंक्लूजन्स। ये शख्स हमें जवाब दे सकते हैं, क्योंकि इंसान को अगर ये लगेगा कि there is no light in the end of the tunnel, it's very important to have some hope for all of us. The point I am trying to make is कि अगर कम्युनल चीज़ें डिवीजन पे ही चलना है, 70 साल के बाद भी जो लाइनें अंग्रेज़ों ने खींची, पाकिस्तान ने खींची, उनको फर्दर कर रहा है बीजेपी पूरे मुल्क में। आप पाकिस्तान बना रहे हो हर गांव में, हर मस्जिद में, हर टोपी वाला इंसान सेपरेटिस्ट या अलगाववाद है। इसको तो सबसे आसान है कि जब तक आतंकवाद ख़त्म ही नहीं होगा, हम आतंकवादी बनाते रहेंगे, तब तक प्रॉब्लम आपको जवाब दी नहीं। ना नौकरियां मांगेंगे, ना हम एम्पावरमेंट मांगेंगे, ना हम ब्यूरोक्रेसी मांगेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो भी पाकिस्तान खड़ा है उसका इल्ज़ाम आज वाइस चांसलर लगाने के लिए आपको पाकिस्तान की इजाज़त चाहिए, आपको गिलानी की ज़रूरत चाहिए, आपको हुर्रियत की ज़रूरत चाहिए, क्योंकि आप जम्मू का नौजवान डॉक्टर बनने के लिए मेरिट, एक मिनट, मेरिट का मसला सबसे बड़ा है जम्मू में, ड्रग्स में आपके सबसे ज़्यादा नौजवान है। अगर हर जवाब, every problem that we are facing today as a young population, the youth of Jammu and Kashmir, the youth of Jammu, the every challenge sir we are facing, अगर उसका जवाब हमें मुल्क के बाहर ढूंढना है तो फिर आपके पास तो कभी भी सोल्यूशन ही नहीं है। शुक्रिया। I think it is a statement. Do you want to react to this statement? It is a statement. आपने तकरीर जरूर की, ताड़ियां भी बजी, लेकिन क्वेश्चन क्या था आपका अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ मुझे। मैं प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, बिकॉज हम तो प्रेजेंटली फोकस जम्मू कश्मीर में हैं, जम्मू कश्मीर में कौन सी ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने कश्मीर में ये बताया कि आप एक सेपरेट एंटिटी के साथ बैठे हो, आपको बाकियों के साथ मिक्सअप नहीं होना है। हमारे को उन पॉलिटिकल फोर्सेस को या नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस भी होंगे, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिन्होंने कश्मीर को अलग थलग रखा, चाहे अपनी सियासत की वजह से या किसी और रीजन की वजह से। आज भी अगर आप तकरीर करते हो, मैं एक मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली को सुन रहा हूं जो अपनी बात को ख़त्म इस चीज़ पे करते हैं कि क्या हमारे को सोल्यूशन देखने के लिए जम्मू भारत से बाहर देखना पड़ेगा। ये सोच को बदलना पड़ेगा। आपकी हर सोल्यूशन प्रॉब्लम की भारत के अंदर है, भारत के आइन के अंदर ही है, भारत के आइन के बाहर कुछ नहीं है। और ये ज़रूर है कि कम्युनल फीलिंग्स की वजह से जम्मू भारत का बंटवारा ज़रूर हुआ था, लेकिन इट वाज
a batwara between the persons who wanted a separate Muslim country and the persons who wanted secularism. ये हिंदू और मुसलमान का बंटवारा नहीं था, और ना हम हिंदू मुसलमान का बंटवारा हिंदुस्तान में होने देंगे। मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी सोच में फर्क जरूर है, लेकिन इतना ज्यादा भी फर्क नहीं है कि हम वापस मिल ना सकें। थोड़ी ये हो सकता है कि वक्त ने कोई हमारे पर मेहरबानी नहीं की है और हम एक दूसरे की तरफ देखना हमने बंद कर दिया है। हम एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हैं। जिस दिन एक दूसरे को फेस करना शुरू करेंगे, हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी और विद इन कंट्री ही जो मिलना होगा इसी कंट्री के बीच में होगा, किसी के साथ बेइंसाफी इस कंट्री में नहीं होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस सुनील सेठी साहब, आपकी सोच को मुबारक हो, आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन काश आई विश के आपकी जो सोच है ये आपकी पार्टी भी इसको मान लेती तो बहुत अच्छा लगता। सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, खासकर हल्ला बोल का, कि आज यहाँ पे हमें बुलाया गया। आपने जुल्फ़कार जी ने, सेठी जी ने एक बात कही, जुल्फ़कार जी की बात में कहूँगी पोलराइजेशन जो इन्होंने इस्तेमाल किया वर्ड, और आपने ये कहा कि जो भी सोल्यूशन है वो अपनी ही कंट्री में मिलेगा। वो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम हिंदुस्तानी हैं तो हमारे सवाल का जवाब भी हमें हिंदुस्तान में ही मिलना चाहिए। बट जुल्फ़कार जी से मैं एक बात कहना चाहूँगी, सर बीजेपी ने जितना पोलराइज ये इलेक्शन किया, मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में ऐसा इलेक्शन कहीं हुआ होगा। मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी, शायद लंबा ना हो जाए। आप सवाल पूछें प्लीज। एक लड़की जिसको 25 तक कोई नहीं जानता था और 25 शाम को अनाउंसमेंट होती है कि शगुन परिहार एक कंटेस्टेड कैंडिडेट है किश्तवाड़ सीट से, 26 को वो दिखाई देती हैं, 27 को फॉर्म भरा जाता है, 28 से कैंपेनिंग स्टार्ट होती है और 17 को कैंपेनिंग बंद हो जाती है, और जब रिजल्ट आता है तो ऑब्वियसली बात है, सबको पता है वो वहाँ से जीत जाती है ना। उनका कोई पॉलिटिकल करियर, अगर मैं अपनी बात करूं तो ज़्यादा नहीं, कम से कम 4 साल मैंने राजनीति में दिया और एज ए डीडीसी चेयरपर्सन मैं किश्तवाड़ में काम कर रही हूं, और बहुत सारे लोग मुझे जानते भी हैं, मेरे काम को भी देखा है सबने। बट आप ये चीज़ माने या ना माने कि सिर्फ शहादत के ऊपर बीजेपी ने वो इलेक्शन लड़ा, हर जगह कहीं पे भी ये बात नहीं हुई। सवाल मेरा ये है कि जब बीजेपी ने इलेक्शन लड़ा, इनकी कैंपेनिंग में डेवलपमेंट का एक डी भी कहीं पे भी नहीं था, अगर था तो या हिंदू या मुसलमान। अभी आप परे जी को जो बात समझा रहे थे, मेरे एरियाज में कितने सारे लोग हैं, सिर्फ टैगिंग है मुस्लिम की तो OGW बना दो, टैगिंग है मुस्लिम की, जितना हरास कर सकते हो हरास करो, जितना उनको जो है उनकी फैमिलीज को, अगर 10 साल से कोई पाकिस्तान में है, मिलेगा अगर कोई 10 साल से किसी का भाई पाकिस्तान में एज ए मिलिटेंट है तो उसकी फैमिली की क्या गलती है, उसको हरासमेंट आज की जा रही है। इसके बाद आपका सेशन है, आपको पूरा मौका मिलेगा बात करने की। यही चीजें जो है वो दिखा दिखा के हिंदुओं को जो है इतना वो उनके दिमाग का, मैं कहती हूँ कि उनको क्या क्या उस दिमाग में घुसा के जो है आप लोग इलेक्शन जीत जाते हैं, और जब काम की बारी आती है तो किश्तवाड़ जो है हमेशा एंड पे होता है। आप लोगों ने 10 साल से हुकूमत की, अभी भी आपके 2 MLAs वहां पर है, बट किश्तवाड़ में क्या हो रहा है ये सबको पता। थैंक यू वेरी मच, और मैं माफी भी चाहूंगी मैंने इंटरप्ट नहीं, ये इट इज अगेन स्टेटमेंट। सर नहीं सर, ये जुल्फ़कार साहब से आप पूछें जी। एक मिनट नहीं, एक बहुत बड़ी कंप्लेंट आई है कि ये कह रहा है कि फर्स्ट रो को ही माइक दिया जा रहा है। वी आर नॉट मेकिंग एनी डिस्क्रिमिनेशन, यू शुड कम हियर, यू शुड कम हियर। विवेक जी आप एक सेकंड आप ऐसा करिए, एक क्वेश्चन पीछे भी दे दीजिए टेबल। सर, I have a question to Sethi sir. I am youth. I am Tahir Shakil from University of Jammu. आप एक सेकंड पहले बात सुने जी। आपसे गुजारिश है कि जो स्टूडेंट्स हैं आप पूछें। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं एक साथ जवाब देंगे।
वो एक साथ जवाब देंगे, एक साथ जवाब देंगे। मेरा जी, जी। क्वेश्चन सुनील जी से है, सुनील सेठी साहब से। थोड़ा सा खामोशी प्लीज। मेरा क्वेश्चन सुनील सेठी साहब से है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सिंस बीजेपी इज एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स इन यूटी फॉर लास्ट 10 years, उसके बावजूद आपने जब अपना आर्ग्यूमेंट स्टार्ट किया, आपने कहा कि अभी भी हमें साथ मिलके हालात ठीक करने चाहिए। तो आप ये मानते हैं कि समवेयर द बीजेपी डिफेक्टो रही, डिजोरे बीजेपी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूल किया स्टेट यूटी में, उसके बावजूद आप दबे अल्फाज में ये कहना चाहते हैं दैट बीजेपी हैज नॉट डिलीवर्ड टू द एक्सटेंट इट शुड हैव। अगर आप ये बात खुल के कहेंगे तो कहीं आप ये नफी तो नहीं कर रहे अपने एक्स पार्टी प्रेसिडेंट के अल्फाज की, जब वो कहते हैं कि वी हैव ब्रॉट बैक नॉर्मलसी टू द स्टेट इन द यूटी, और फिर इलेक्शंस डिले हमने 6 साल किए। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने ये कहा कि प्रेसिडेंट कैन रिमूव विद द प्रपोजल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, रिमूव कर सकते थे। हम आर्टिकल 370 को हमने रिमूव नहीं किया, हमने अमेंड किया। 370 क्लास 1 अभी भी वहां पे है। इट इज वेरी मच देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज बीन अमेंडेड। आप ये मानते हैं कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं थी? एजी नूरानी खुल के लिखते हैं कि उससे नहीं, आप सवाल पूछे। सवाल मैं पूछ रहा हूं, आई एम कमिंग टू दैट, लेट मी कम। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी खत्म हो गई, ये साइनेडाई खत्म है, फिर क्या मजबूरी रही कि हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं थी? गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम करना पड़ा, फिर 368 को कैसे अमेंड किया गया और फिर 370 को कैसे अमेंड किया गया? तो एज अ लीगल ल्यूमिनरी क्या आप इस तरीकेकार से मुतमीन हैं, नोइंग द फैक्ट कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पे बिल्कुल खामोश है जिस तरीके से इसको हटाया गया है या अमेंड किया गया? थैंक यू सर। मैं दोनों क्वेश्चन को ले लेता हूं सर। आपने भी सेठ साहब से पूछना, आप पूछना। मेरा भी सेठी सर से सवाल आप है। तीनों ले लें सर, हम ताहिर शकील यूनिवर्सिटी जम्मू से हम जी। हर एक स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में पैन इंडिया क्या होता है कि जो स्टेट एक्ट से यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं, वहाँ पे जो सब पैनलिस्ट रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं कि रिजर्वेशन दी, वहाँ पे रिजर्वेशन रूल्स स्टेट के चलते हैं। ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, ना कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। और हमारा वाइस चांसलर ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू की भी जजमेंट आई कि आप स्टेट रिजर्वेशन रूल्स फॉलो करो। वो नहीं कर रहे, वो बाहर के बिहार से यूपी से लोग लगा रहे हैं। और हमारी एडवोकेसी, जो जम्मू की एडवोकेसी कौन करेगा? जो हमारी सर सब ST SC OBC, हम पंजाब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में फॉर्म नहीं भर सकते, हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भरते हैं। क्या जम्मू कश्मीर में स्टेट रिजर्वेशन रूल्स क्यों नहीं चल रहे? और बाकी पैनलिस्ट भी अगर इसका आंसर करना चाहें कर सकते हैं। फ्रॉम 1947 हमारे जो यूनिवर्सिटी जो 69 में इस्टेब्लिश हुई, तब से आज तक हमें स्टेट यूनिवर्सिटीज़ ने रिजर्वेशन रूल स्टेट के बेनिफिट नहीं दिए। और ऑनरेबल हाई कोर्ट को भी ये क्या कर रहे हैं, कंटेम्प्ट कर रहे हैं। क्यों? इसकी जो हमारा जम्मू है, इसकी एडवोकेसी कौन करेगा? हम किसके पास जाएगा? यूथ मीडिया साइलेंट है, सब साइलेंट है। आप टीचिंग की बात करें, नॉन टीचिंग की बात करें? टीचिंग सर, असिस्टेंट प्रोफेसर वो टीचिंग की होगी सर। मैं अब बस सवाल हो गई, अगले सेशन में मौका। मैं इसका आंसर दे दूं भाई? आप प्लीज। अगर किसी का रह गया तो बाहर में मेरे बाहर से पूछ ले मेरे से जाके, उसमें प्रॉब्लम आप नहीं। प्लीज देखिए, एक तो पहला जो रेफरेंस था, क्वेश्चन नहीं था जी। जो शगुन परिहार जी का इलेक्शन लड़ने के बारे में बात है कि वो पॉलिटिकली जो है वो यकदम आई, और उसके बाद आई रेज हाई ऑब्जेक्शन टू दिस। मुझे बहुत एतराज है इसके ऊपर कि सिर्फ शहादत के, आप शहादत को सिर्फ शहादत कहते हो? उनके पिताजी ने, उसके चाचा जी ने शहादत दी इस कंट्री के लिए। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको सिर्फ शहादत करते हो। आर्गुमेंट नहीं कर सकते। ये सिर्फ पूजा जी आर्गुमेंट नहीं कर सकते। जो सोच है, जो सोच है, जो शहादत को सिर्फ शहादत कहती है, आर्गुमेंट नहीं कर, और शहादत की कदर नहीं करते हैं, उस सोच को लोग कभी भी लोग जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कभी भी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और शगुन जी अगर इलेक्शन लड़ी हैं तो जनता के दरबार में जाके इलेक्शन लड़ी हैं, जनता ने वोट डाले हैं तो जीती हैं। और शगुन जी की इलेक्शन लड़ना जो है वो नेशनलिस्टिक विचारधारा और एंटी नेशनलिस्टिक विचारधाराओं के बीच में टकराव था। लोगों ने चुना कि उनको देशभक्ति के साथ चलना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जो मेरे भाई ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अगर हम देखें तो आप कहते हो कि आर्टिकल 370 जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रोल था, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है अब, तो इसलिए क्या वो खत्म हो सकता था? सर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि ये सारे का सारा केस जो है ये आर्गू हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये भी आर्गू हुआ, मुजफ्फर साहब अब यहाँ पे नहीं है,
ये भी आर्गू हुआ कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पावर्स जो हैं वो वेस्टेड पावर नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली में या गवर्नर साहब के पास, लेकिन इन सारी आर्गुमेंट्स को नकारा गया कि ये आर्गुमेंट्स तथ्य नहीं है, फॉर द रीजन कि उससे पहले ही जजमेंट सोया है सुप्रीम कोर्ट की आ चुकी थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर कहीं पे नहीं होती है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पावर्स जो है वो वेस्ट होती हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। उस जजमेंट्स का हवाला जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी सेटल किया था, उसके बाद ये काउंटर आर्गुमेंट्स हुई कि ये जो है सिचुएशन नहीं है। और जो प्रोसीजर फॉलो किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के ऊपर क्लियरली कहा कि जो प्रोसीजर फॉलो किया गया आर्टिकल 370 को ख़त्म करने में, उस प्रोसीजर में कोई गलती नहीं थी, वो प्रोसीजर ठीक था। यहाँ तक स्टेट में रिवर्ट करने की बात है, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट नहीं हुई क्योंकि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद ही कहा, जब उन्होंने खुद ही कहा कि हम इलेक्शन भी 1 साल में करवा देंगे और खुद ही उन्होंने कहा कि हम स्टेट को भी रिवर्ट कर देंगे जैसे हालात ठीक होते हैं, तो उसके बाद उसके ऊपर ज़रूरत नहीं थी। जहाँ तक बस लास्ट में, जहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ की रिजर्वेशन की बात है, रिजर्वेशन एक्ट जो है वो प्राइमरीली अप्लाई करता है गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर। गवर्नमेंट जॉब के अलावा अगर रिजर्वेशन कहीं पे अप्लाई करनी है तो वो स्टैचू उसका होना चाहिए, अमेंड होना चाहिए। अगर अपने प्राइवेट सेक्टर में भी करनी है तो प्राइवेट सेक्टर में भी प्रावधान हो सकता है, कोई कर सकता है, ले सकता है, लेकिन उसमें स्टैचू की अमेंडमेंट की जरूरत होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जो है वो प्रावधान है, जो स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में वो प्रावधान है, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में वो प्रावधान नहीं है। इसके बारे में चर्चा हो रही है, हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो है ये सारे मसले भी जो है वो सॉल्व जो है हो जाएंगे। जहाँ तक टीचिंग सेक्टर में जम्मू कश्मीर की प्रतिनिधित्व की बात करें तो जम्मू यूनिवर्सिटी में भी मैक्सिमम लोग जो हैं, अब 1-2 एक्सेप्शंस हो सकती हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की रूलिंग भी है उसके ऊपर कि यूनिवर्सिटीज दूसरी में अप्लाई आप लोग भी बाहर की यूनिवर्सिटी में कर सकते हो, जिसको यूजीसी गवर्न करती है उसमें कर सकते। सर मैं कह रहा हूँ कि यूजीसी वाली यूनिवर्सिटी, लेट अस कंक्लूड दिस नाउ। बहुत बहुत शुक्रिया चारों मेहमानों को मोमेंटो भी लेने, लेकिन जैसे गुजारिश प्लीज, वी हैव ऑलरेडी क्या आप प्लीज इसके बाद पूछें। मुझे लगता है कि नौकरी सिर्फ मेरी लगनी है, क्वेश्चन सारे मेरे से ही हो रहे हैं। क्या सर प्लीज मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन है प्लीज। ठीक है सर दूसरा सवाल मेरा, जो मैं पीर पंजाब से हूं, एडवोकेट हूं बाय प्रोफेशन, और पीर पंजाब के लोग जो यहां बैठे हुए लीडर से राय साहब प्लीज मेहरबानी करें, देयर शुड बी कुछ कम से कम, मतलब लेट पीपल फील दैट वी आर यूथ के क्वेश्चन, सर यूथ के 2 क्वेश्चन है, लेंगे सर प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। सर आप एक पॉलिटिकल स्टेट, सेशन के बाद सर मैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, यूथ हूँ, आप मुझे प्लीज तशरीफ रखें, करने हैं सुनील शेट्टी जी से, लीगली क्वेश्चन करने हैं 2 प्लीज। आप प्लीज इसके बाद सेशन में देखिए आप इस वक्त नहीं, इस वक्त अगर यूथ के लिए ये डिबेट नहीं था तो हमें नहीं बुलाना चाहिए, आपको पॉलिटिकल लीडरों को ही माइक थमाने थे। आप प्लीज अंडरस्टैंड करें, नहीं मुझे लीगली सेशन ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है। Do not make a political statement here. Session already 1 घंटा। Political leader हुए नहीं सर। Do not make a statement here. We have already concluded, 1 घंटा हो गया हमें बात करते हुए, अब इसको कंक्लूड करने दे सेशन को। सिर्फ मुझे बाहर आके पूछें, आप मुझे कंक्लूड करने दें। मजहब की सियासत की बात अभी पूजा जी ने की, और साथ में यहाँ पर ये बात भी हुई, मैं पहले सुन रहा था कि यहाँ रिक्रूटमेंट जो हो रही है, उस रिक्रूटमेंट में नॉन स्टेट सब्जेक्ट्स को रिक्रूट किया जा रहा है, ये कहा गया। 2 चीजें मैं करेक्ट करना चाहूंगा। नंबर 1, मजहब की सियासत की बात कतई कोई जम्मू कश्मीर का बाशिंदा कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं बिल्कुल छोटा था और हमारी मस्जिद हमारी सियासत का मेंबर थी, और हमने सियासी स्टेजों पर कुरान की तिलावत होते देखी है। हमने सियासी स्टेजों से कुरान को मुखातिब करते हुए लोगों को बात करते हुए सुना है। कश्मीर की सियासत का मरकज एक वक्त हजरत बल था, ये हकीकत है, तो इसे हम इससे दरकिनार नहीं कर सकते। इस समय अगर बीजेपी कर रही है, ये तारीख में हो चुका है, ये उसको रिपीट कर रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपने रिक्रूटमेंट की बात की।
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में 4 पोस्टें एडवर्टाइज होती हैं, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और ट्यूटर डेमोन्स्ट्रेटर। तीनों पोस्टों के लिए पूरे जम्मू कश्मीर से एक एप्लीकेशन नहीं आती। ट्यूटर डेमोन्स्ट्रेटर के लिए 2 एप्लीकेशंस आती हैं, एक बच्चा यूपी का, एक जम्मू का, दोनों को वहां नौकरी मिलती है। और तीसरी बात आपने कहा, नॉन स्टेट सब्जेक्ट्स को नौकरी मिली है 2,62,000। जिस यूनियन टेरिटरी में 18 से 28 साल का नौजवान कांस्टेबल का फॉर्म भरता हो, उसमें कम से कम 400 लोगों की शिकायत तो आनी चाहिए नॉन स्टेट सब्जेक्ट है। सो लेट अस नॉट डिबेट ऑन दिस। डिबेट हमारा इसी मुद्दे पर है कि देयर आर सब रीजनल डिस्पैरिटीज which need to be redressed and politicians need to understand whatever their ideologies are, आप अपनी आइडियोलॉजीज को किनारे पर रखें। जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड के लिए और रीजनल डिस्पैरिटीज को रिमूव करने के लिए यू हैव टू कम ऑन वन प्लेटफॉर्म और अपनी तमाम आइडियोलॉजीज को साइड पर रखें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं सुनील सेठी साहब के लिए विवेक आर्य को गुजारिश करूंगा कि एक मोमेंटो है हमारी तरफ से, तोहफा है छोटा सा, आपके साथ जाएगा। तरनजीत सिंह टोनी जी को नसीम शेख साहब से गुजारिश करूंगा अगर वो यहां पे हो। नसीम शेख साहब आप आए। रविंदर रैना जी मुझे लगता है वो चले गए, इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा जमरूद साहब कि आप जुल्फिकार चौधरी साहब को और गुफ्तार चौधरी अगर यहां पे हो, आप शाहनवाज चौधरी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि बाहर लंच के लिए आप लोगों से गुजारिश है। हाँ। लंच के बाद भी सेशन और ये भी मैं आप लोगों को बताऊं कि लंच